छुट्टी वाले दिन ले रही हूँ क्लास, वो इसलिए ले रही हूँ क्योंकि अगर मान लो मैं क्लास ना लेती ना, सुन लो, अरे इधर देखो, इधर इधर इधर, अगर मैं क्लास ना लेती तुम लोगों की तो फिर ये चैप्टर जो है लटक जाता, और फिर ये होता कि मतलब करवा तो देती मैं तुम्हें इस वीक कंप्लीट, बट फिर ये होता कि मैम ने ना खड़ी चोट पे कंप्लीट करा दिया एंड संडे को टेस्ट है, तो मैं ये नहीं चाहती। आज मैं कंप्लीट करा दूंगी तो आज वाला तो तुम आज के आज ही रिवाइज कर लोगे, है ना, इस वजह से। और जो अपनी सैटरडे को क्लास होगी रिवीजन क्लास, उसमें हम बेशक 2 घंटे देके रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। चलो, अवंती फेलो से कोई आने वाला है क्या स्कूल में? पता नहीं बेटा, हम 2 घंटे की रिवीजन क्लास, हाँ ले लेंगे ना, अगर तुम्हारे ज्यादा डाउट्स हुए, अगर कम डाउट्स हुए तो 1.5 आवर में ही फिनिश कर देंगे, ठीक है। चलो ओके ओके। तो बेसिकली यहाँ पे क्या था, पहले आप देख लो, फिर मैं पॉइंट्स दोबारा लिखवाऊंगी आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, उसको इरेज करके। लास्ट क्लास में जो हम था थोड़ा सा रिकॉल करो, क्योंकि हम काफी दिन बाद मिल रहे हैं ना, सैटरडे संडे आने से ना गैप हो जाता है बीच में। ओके, तो हम लास्ट टाइम क्या डिस्कस कर रहे थे, एंट्रोपी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना। बेसिकली एंट्रोपी भी कहाँ से आया था, हम स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया देख रहे थे कि कोई हमें बता दे कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। फिर हमने एंथैल्पी वाला फैक्टर देखा, एंथैल्पी वाले फैक्टर से हमें अच्छी खासी मतलब पता नहीं, मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि एंथैल्पी इज द ओनली क्राइटेरिया टू फाइंड द प्रोसेस स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना। कुछ एंडोथर्मिक ऐसे प्रोसेस भी थे जो एंडोथर्मिक थे, स्टिल दे आर स्पॉन्टेनियस, है ना। उसके बाद एंट्रोपी में भी यही वाला फंडा था, एंट्रोपी में हमने बोला था रैंडमनेस, जितना ज्यादा रैंडमनेस होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, एंट्रोपी होगी, यही वाली चीज बोली थी हमने, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस थी, जिसमें हमने कहा था कि एंट्रोपी कम होती है, जैसे गैस टू लिक्विड, लेकिन वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं, ठीक है। तो हमने अपना जो पूरा डिटेल रखा था लास्ट क्लास में, वो पूरा का पूरा अपना किस पे था, एंट्रोपी पे था। बेटा क्लास में आए हो तो बैठ के जाना, मैं सच बोल रही हूँ, अगर जिसने क्लास नहीं अटेंड कर रहे हो उसका तो नुकसान है, क्योंकि 2.5 घंटे का क्लास होने वाला है, 2 से 2.5 घंटे का, क्योंकि मैं ये बिना कंप्लीट करे तो छोड़ूंगी नहीं। मैं भी छुट्टी वाले दिन तुम्हारे लिए बैठी हूँ और तुम भी आए हो क्लास में इन्वेस्ट करना, और कोई रिकॉर्डिंग देखेगा वो पहले ही देखेगा कि भैया 2.5 आवर की या 2 आवर की क्लास है, वो वैसे ही पक जाएगा, तो वो मेरे को पता है रिकॉर्डिंग देखेगा नहीं। इससे बेस्ट है कि क्लास में ही पढ़ लो, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। इस बार 2023 में जो आज करवाऊंगी वहीं से आया था क्वेश्चन, ठीक है। और थोड़ा पंचुअल रहा करो, छुट्टी वाले दिन भी तुम थोड़ा सा पंचुअल नहीं रहते तो मेरे को बहुत खराब लगता है, ठीक है। तो उसके बाद हमने एंट्रोपी के बारे में पढ़ा था, और मैंने आप लोगों को ये बोला था बच्चे कि एंट्रोपी जो होती है वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होती है, जीरो होती है, फिर वो चाहे कोई भी हो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस, बेशक वो आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है या एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है, बट आप ये देख लेना रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बस आप ये देख लेना रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए, उसकी एंट्रोपी क्या होगी, जीरो होगी। और इरिवर्सिबल के लिए टोटल एंट्रोपी क्या होगी, यूनिवर्स की ग्रेटर देन जीरो होगी। और रिवर्सिबल के लिए टोटल एंट्रोपी क्या होगी, सिस्टम प्लस सराउंडिंग की बात कर रही हूँ मैं, यूनिवर्स की, वो क्या होगी, जीरो, ठीक है। अच्छा, तो मैंने एक ये एग्जांपल लिया था कूलिंग ऑफ हॉट मिल्क का, मैं दोबारा बता देती हूँ। मैंने आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे समझाना चाहा था कि किस तरह से रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए टोटल एंट्रोपी जो है आपकी जीरो है, और इरिवर्सिबल के लिए टोटल एंट्रोपी पॉजिटिव है, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल लिया था हॉट मिल्क का। अगर मान लो आपको हॉट मिल्क, गर्म दूध को ठंडा करना है, ठीक है, तो मेरे लिए इस टाइम क्या है, सिस्टम है जिसका टेम्परेचर सपोज 40 डिग्री सेल्सियस है बच्चों। अब मेरे को इसको ठंडा करना है ना। अब ठंडा कैसे करोगे वो आपके ऊपर है। हम क्या कर रहे हैं, टैप चला रहे हैं, ठीक है, उसके नीचे ग्लास रखा हुआ है, मान लेते हैं सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की। एक बार बताओ, हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है स्पॉन्टेनियसली, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। और थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा बच्चों, है ना, क्लास में, नहीं तो फिर चीजें आपको कोई बोरिंग लगेंगी, है ना। ओके, तो हीट का फ्लो कहाँ से वो कहाँ होता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो अब अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है, यानी कि वो हीट को छोड़ेगा, तो माइनस क्यू आएगा। गेटिंग माई पॉइंट और नो, किस टेम्परेचर पे, 80 पे, क्योंकि हमें पता है डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई टी होता है, ठीक है। ओके, और
सराउंडिंग क्या करेगा, जो सिस्टम हीट देगा सराउंडिंग वो लेगा, तो प्लस क्यू बाय 40। हाँ आयशा, ठीक है। तो Yes, इसका yes. ओवरऑल क्या आएगा, इसको जब आप निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आपका जो डेल्टा एस टोटल है, यानी कि यूनिवर्स के एंट्रोपी की बात करूं, वो कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। गेटिंग, ठीक है। उसके बाद रिवर्सिबल प्रोसेस में हमने क्या कहा था, सिस्टम और सराउंडिंग के टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हाँ या ना, क्योंकि हम क्या ध्यान से सुन लो मैं क्या बोल रही हूँ। इरिवर्सिबल में मैं मान के चल रही हूँ कि सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है सराउंडिंग से, देख पा रहे हो, ज्यादा डिफरेंस है रिवर्सिबल में। रिवर्सिबल में क्या है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, दिख रहा है आप लोगों को। अगर मान लो मैं रिवर्सिबल सिस्टम की बात करूँ, प्रोसेस आपको वही करना है, दूध को ठंडा ही करना है, ठीक है। तो अगर मैं सिस्टम की बात करूँ तो गर्म है, तो हीट क्या करेगा, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर जाएगा, तो माइनस क्यू बाई 80। सराउंडिंग क्या करेगा, हीट को लेगा। तो हम मान के चल रहे हैं कि सराउंडिंग का टेम्परेचर अराउंड 80 के आसपास है, 79 पॉइंट समथिंग समथिंग ले लो। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली जीरो आएगा बच्चों। तो इसलिए मैंने बोला था कि रिवर्सिबल के केस में जो चेंज इन एंट्रोपी है टोटल, वो क्या आएगा, जीरो आएगा। और जो क्लास लीव कर रहे हैं बहुत बुरी तरह फंसोगे इस वाले टेस्ट में, मैं सच में बता रही हूँ। थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन इजी तो नहीं आते हैं टेस्ट में, ठीक है। तो ये अभी क्लियर हो गया ये सारा बच्चों? Yes, बताओ, चलो। अब इसके बाद ये जो पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे, ये मैं आप लोगों को दोबारा लिखवा देती हूँ ताकि आप लोगों का रिवाइज हो जाए, है ना। जल्दी जल्दी करो, फिर हम चेंज इन एंट्रोपी पे आएंगे, ठीक है। ओके, पहला क्या था कि डेल्टा एस फोर रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस लिखो सारे बच्चे ऐसे, रिवर्सिबल प्रोसेस। फिर वो चाहे एडियाबैटिक की बात कर रहे हो या आइसोथर्मल की, आइसोथर्मल की मैं बोल सकती हूँ कि डेल्टा एस टोटल क्या होगा बच्चों, जीरो होगा, हाँ या ना, जल्दी बोलो, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखो, फोर इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। चाहे तुम बोलो नेचुरल प्रोसेस है, प्रैक्टिकल प्रोसेस है, कुछ बोलना बोलो, इसमें क्या होगा, डेल्टा एस टोटल क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन जीरो होगा। गेटिंग माई पॉइंट और नोट, ठीक है। yes, टोटल बोले तो डेल्टा एस टोटल बोले तो बच्चों डेल्टा एस सिस्टम, सिस्टम की एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग की, हाँ या ना, दोनों को मिला के बोला मैंने। सिस्टम की मत बोल देना जीरो एंट्रोपी है, फिर तो क्वेश्चन क्या निकालोगे, समझ रहे हो मैं क्या बोल गई। सिस्टम की एंट्रोपी मत जीरो कर देना, फिर तो हम एंट्रोपी पढ़ेंगे ही नहीं, उसके फॉर्मूले में हर जगह एंट्रोपी चेंज जीरो जीरो आता रहेगा, ठीक है। मैं टोटल की बात कर रही हूँ, है ना। ओके, थर्ड पॉइंट क्या लिखूं मैं, एंट्रोपी क्या है बच्चों, स्टेट फंक्शन है, हाँ या ना, स्टेट फंक्शन है, यस मैम, बहुत बढ़िया। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये रिवाइज करा रही हूँ सो दैट तुम्हारे याद आ जाए कि मैम ने लास्ट टाइम क्या कराया था। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है मैम। बीइंग अ स्टेट फंक्शन, हम चेंज इन एंट्रोपी कैसे निकाल सकते हैं, सपोज अब आपको रिएक्शन एंट्रोपी, रिएक्शन के लिए एंट्रोपी निकालने, तो कैसे निकालोगे, डेल्टा एस टू माइनस डेल्टा एस वन कर दो, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर मान लो आपको स्टैंडर्ड स्टेट पे निकाले तो डेल्टा एस फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे ही निकालते थे हम। एंथैल्पी भी बोलो, yes, ma'am. ठीक है। उसके अलावा क्योंकि एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, पार्ट डिपेंडेंट नहीं है, तो मैं बोल सकती हूँ फॉर सिस्टम डेल्टा एस रिवर्सिबल इज इक्वल टू डेल्टा एस इरिवर्सिबल बच्चों, हाँ या ना। Yes, ma'am. ठीक है, ओके। सराउंडिंग के लिए मत लिख देना, सराउंडिंग के लिए अलग होगा बच्चों। अगर मैं चलो यहाँ पे लिख भी देती हूँ, फॉर सराउंडिंग डेल्टा एस क्या होगा, अगर मान लो रिवर्सिबल के लिए एक्स है तो सराउंडिंग के लिए क्या होगा, माइनस एक्स होगा, है ना, अभी वो करके दिखाया था मैंने आपको। और इरिवर्सिबल के लिए क्या होगी, क्यू सराउंडिंग बाई टी, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं, आप सेम नहीं रख सकते हो सराउंडिंग के लिए। अभी बताया ना, टेम्परेचर का बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, ये देखो, ठीक है। क्या ये वाले पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए बच्चों? Yes, ma'am. तो अगर क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन से थे इसमें, और क्या थे फॉर्मूलाज बच्चे, जो मैंने आपको वो बताए थे फेस ट्रांसफॉर्मेशन में बताए थे कि डेल्टा एच क्या, सॉरी डेल्टा एच वेपोराइजेशन क्या होगा, डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाय टी,
है ना। फ्यूजन के लिए क्या होगा, डेल्टा एच फ्यूजन बाय टी। तो ये वाले छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, इजी इजी आते हैं, ठीक है, कर लोगे। चलो मैम, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। अब हम आते हैं बच्चे एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम के लिए एंट्रोपी का चेंज क्या होगा वो हमें निकालना है, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस या रिवर्सिबल प्रोसेस। क्योंकि मैम आपने बोला कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज बराबर है, तो क्यों ना हम एक का निकाल लें तो दूसरे का आपे आपे आ जाएगा, मतलब दूसरे का भी वही सेम होगा, कहने का मेरा मतलब ये है। हाँ बोलो। यस मैम। ठीक है, तो हम निकालेंगे। अब मैम एंट्रोपी चेंज निकालेंगे कैसे, क्या आप डेरिवेशन कराओगे? हाँ बेटा, छोटू सी डेरिवेशन है वो मैं करवा दे रही हूँ, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला रट्टा मरवाऊंगी तो आज नहीं तो कल भूल जाओगे। तो थोड़ा सा आप लोगों को पता चलना चाहिए कि ये चीज कैसे आ रही है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत हम कहाँ से करेंगे बच्चों? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से करेंगे, याद करो। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्लास में ना 40 बच्चे रहते हैं अपने, और यहाँ देखो 25-15 बच्चे गायब। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या था बच्चों? शहजादी और वो आ गए हैं क्या, योगेश्वरी, दिशा, दिशा यादव। ओके यस मैम। ठीक है, दिशा दोनों है। क्या मैंने यही करवाया था बच्चों आपको, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू? यस मैम। ओके, डी यू क्या होगा, ऐसे लिख सकते हो, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। जल्दी बोलो। यस मैम। ओके, उसके बाद मुझे ये बताओ और कैसे कर सकते हैं इसको? डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू हो गया। एक काम करते हैं, डी क्यू को इधर ले आते हैं, डी यू माइनस डी डब्ल्यू। क्यों कर रही हूँ ये मैं ऐसा, अभी आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, डी यू क्या होता था, याद करो, एनसीवी डी टी। डी डब्ल्यू क्या होगा, माइनस पी टीवी। कंफर्म करो बच्चों इसको। स्क्रीन स्टक हो गई, सबके लिए हुई है क्या? नो मैम। बेटा एक बार No, रिज्वाइन ma'am. करो ना, एनसीवी डी टी प्लस पीडीवी, एक बार देखना सही है क्या ये, देखो देख पा रहे हो? चलो मैम, यहाँ से एंट्रोपी कैसे आएगा, देखते हैं कैसे आएगा। अब आप क्या करो बच्चों, इसको कर दो इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, चाहे मैं रिवर्सिबल के लिए निकालूं, इरिवर्सिबल के लिए निकालूं, आंसर अपना सेम ही आएगा, क्योंकि आपने बोल दिया स्टेट फंक्शन है, तो सिस्टम के लिए रिवर्सिबल की एंट्रोपी चेंज और इरिवर्सिबल के लिए बराबर होगा। तो क्यों ना हम रिवर्सिबल के लिए निकाल लें, क्योंकि हमें पता है बच्चे, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस आपने बताया था हमें कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो प्रेशर है वो गैस के प्रेशर के बराबर होता है, याद करो। एक्सटर्नल प्रेशर अंदर के प्रेशर के बराबर होता है, याद करो, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं होता प्रेशर में। यस P एक्सटर्नल इज अप्रोक्सीमेट टू P गैस का प्रेशर। तो मैं यहाँ पे गैस का प्रेशर ले लूंगी, और हमें ये भी पता है मैम पी वी इज इक्वल टू एनआरटी होता है फिर तो, और T क्या होगा, एनआरटी बाई वी। क्या इतना क्लियर है? अब चलो वैल्यू पुट करो, देखना एक बार। डी क्यू एन सी वी डी टी, क्या करूंगी, एनआरटी डी वी बाय वी। देख पा रहे हो बच्चों, देख पा रहे हो? यस मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, मेरे कहने पे सारी जगह टी से डिवाइड कर दो, कर दो। क्यों किया पता है, क्यों किया? क्योंकि हमें पता है एंट्रोपी क्या होता है, याद करो, डी क्यू बाई टी होता है कि नहीं होता है? तो वही तो निकालना चाहते हैं हम, एंट्रोपी चेंज। अब एंट्रोपी चेंज निकालना है तो ये तो करना ही पड़ता हमें, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे क्या टेम्परेचर पहले मान लेते हैं T1 होगा, फिर T2 होगा, लिमिट उसकी यहाँ रख देते हैं। यहाँ पे पहले वॉल्यूम V1 होगा, यहाँ पे V2 होगा। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, T से T कैंसिल हो गया, देखना एक बार बच्चों, ठीक है। अच्छा, आगे चले, इतना लिख लिया, चलो ओके। यहाँ देखो क्या होगा, डेल्टा एस, ठीक है, और यहाँ पे क्या था देखना, एनसीवी dt बाई डी, तो क्या हो जाएगा देखना इधर, एनसीवी एल एन टी, लिमिट ले लू T1 से T2, देखो एक बार, और यहाँ पे क्या लूंगी, एन आर टीवी बाई वी एल एन वी, लिमिट V1 से V2। एक बार देख लो, अच्छे से देख लो, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ट्राई करूंगी कि आज क्लास में ही क्वेश्चन
करवा के, याद वूद करवा के भेज दूं तुम लोगों को, ताकि बस सिर्फ घर जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और रिवाइज करो, दैट्स इट, है ना। चलो देखो एक बार। मैम हाँ मैम आपने जो ये लिखा है एनसीवीडीटी को डिवाइड किया है टी से, वो टी से टी कैंसिल नहीं होगा? कौन सा, ये वाला बेटा dt है ना, t क्या है आपका, चेंज इन टेम्परेचर है, नीचे t है बेटा, dt बाई t का इंटीग्रेशन होता है ln t। ओके मैम। t से t कैंसिल कैसे करोगे, है ना। चलो चलो इतना क्लियर आई होप सबको। जल्दी देखो अब क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा एस एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन, याद करो ये वाली प्रॉपर्टी, है ना। अपर लिमिट, या इसको अगर थोड़ा और खोल के लिखूं ताकि तुमको मैम ये डायरेक्ट क्यों लिख दे रहे हो आप, एन सी वी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मैंने एक बार पहले भी करवाई थी ये चीजें, एन आर एल एन वी टू माइनस वी वन, बच्चों देखना एक बार, ठीक है जी, बढ़िया चल रहा है अभी तक, शाबाश। अब आपको पता है प्रॉपर्टी होती है एल एन एम माइनस एल एन एन, क्या होता है एल एन एम बाई एन, लिख सकती हूँ, मल्टीप्लाई में होता है तो ऐड कर देते हैं, माइनस में होता है तो डिवाइड कर देते हैं। सोना नहीं है, 15 अगस्त है, सोना नहीं है, इस दिन तो भैया देश आजाद हुआ था, एक्टिव रहो क्लास में, है ना। अगर एक्टिव रहोगे तो पता भी नहीं चलेगा, 2 घंटे की लगेगी बस क्लास, ज्यादा ऐसा बोरिंग क्लास को कर दोगे तो फिर खींचता जाएगा, ठीक है। चलो शाबाश। 15 अगस्त से तो सोना नहीं है, मतलब सोना सोओगे क्या, 15 अगस्त है तो छुट्टी है, छुट्टी मनाओ, ठीक है। क्लास लो, छुट्टी मनाओ। मैं क्या कह रही हूँ, क्लास छुट्टी है, क्लास ले रही हूँ, है ना। हम Class- एंजॉय कर रहे हैं छुट्टी वाले दिन। ठीक है चलो, अरे कोई नहीं, 2 घंटे की बात है, मैं भी फिर एंजॉय करूंगी, ठीक है। चलो देखना इधर, अभी लिख दूं ऐसे इसको, एनसीवी एल एन टी टू बाई टी वन। पता है एक ना थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो जाता है एज अ टीचर, अगर मैं तुम्हारी क्लास ना लेती ना, मेरे दिमाग में घूमता रहता और ये बच्चों का सिलेबस नहीं हुआ, मैं खुद भी परेशान रहती, मैं ऐसी टीचर हूँ। अब मैं तुम्हारी क्लास ले लूंगी ना, पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगी विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो मेरे दिमाग से सच बता रही हूँ ये होगा कि कल नया चैप्टर स्टार्ट करना है, फाइनली खत्म थर्मोडायनामिक्स। हमारी भी टेंशन खत्म हो जाएगी कि ये चैप्टर हो गया, बस हाँ रिवाइज कर मेरी भी, ठीक है। चलो देखो अभी इतना ठीक है मैम, बस यही तो था, यही फॉर्मूला है, यही तो फॉर्मूला है जी। अब जल्दी से इसको रिवाइज करो अपने मन में, चेंज इन एंट्रोपी, ये क्या है बच्चों, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, ये क्या है बच्चों, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, याद आ रहा है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। T2 आपको पता ही है, T टेम्परेचर है और V वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट है, N क्या दिखा रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स दिखा रहा है। क्या इतना क्लियर हो गया बच्चों, यस चलो ओके। उसके बाद हम बात करेंगे एंट्रोपी चेंज आइसोथर्मल। आइसोथर्मल क्या है, कुछ नहीं है, देखो क्या फॉर्मूला डिराइव करवाया अभी मैंने, मैम एनसीवी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। मैम ये तो बहुत सिंपल है, इसका फॉर्मूला आ गया, एंट्रोपी चेंज का आ गया, जब यहाँ पे आपका टेम्परेचर भी वेरी कर रहा है और वॉल्यूम भी वेरी कर रहा है। लेकिन हम अभी निकालेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, और आइसोथर्मल क्या होता है बच्चों, T1 इज इक्वल टू T2 लिख दूं, यस मैम। बोलो एक बार, क्या मैं आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का मतलब क्या है, टेम्परेचर में चेंज ही नहीं हो रहा, तो फिर कर दो वो वाली टर्म सेम कर दो। तो यहाँ पे देखना क्या होगा, ln1 हो जाएगा, 0 कर दो इसको पूरी टर्म को तो खत्म हो जाएगी ये, तो बेसिकली डेल्टा एस क्या आ जाएगा, एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, खत्म, फिनिश। देखना एक बार, ठीक है। इसको आप एक और तरीके से भी निकाल सकते हो, मतलब वैसे तो ये याद रखना है आप लोगों को, इसको आप एक और तरीके से भी निकाल सकते हो। आपको पता है बच्चे डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा क्यू बाई टी, और आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा यू डब्ल्यू होता है, याद करो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो क्यू क्या होगा, माइनस डब्ल्यू, तो यहाँ पे मैं ये भी लिख सकती हूँ, देखना एक बार, है ना। और अपने पास ये क्या था, द वर्क डन क्या आया था, याद करो, माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन,
नीचे टी है, कैंसिल कर दो, माइनस से माइनस, क्या यही आ जाएगा दोबारा? ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन ये याद रखो, है ना? ओके, आगे चले। चलो, आइसोकोरिक में क्या होगा मैम? आइसोकोरिक में बताओ, V1 बराबर होगा V2 का, वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा, तो यानी कि डेल्टा S आपने जो भी बताया है, NCV ln T2 by T1 प्लस NR ln V2 by V1, तो अब वॉल्यूम वाली टर्म पूरी हट जाएगी, तो क्या आ जाएगा? NCV ln T2 by T1, जल्दी बताओ। यस मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया। देख लो एक बार, मैं ये नहीं चाहती थी आपको लगे जल्दी हो गया, जल्दी नहीं होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। आधा घंटा एक्स्ट्रा ले लेंगे क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जबरदस्ती की हाँ नहीं भरनी है। ठीक है, चलो, वैसे भी मैं क्वेश्चन करा दूं। हाँ जी बेटा। ओके मैम। अच्छा, अर्पित आया है क्या? अर्पित क्लास में बहुत बच्चे गायब रहते हैं अब तो। नवनीत, जानवी आए हैं क्या? हाँ तनु। मैम जो एलन लिखा हुआ था वो चेंज दिखा रहा है ना? नहीं बेटा, ये तो नेचुरल लोग है ना, लोग बेस की पावर ई बोलते हैं इसको, एलन को। एलन चेंज कहाँ दिखाता है? टी और डेल्टा चेंज दिखाते हैं बच्चे। ओके अच्छा, नवनीत है, ओके बेटा। हाँ, एलन का पता होना चाहिए भाई तुम लोगों को, मैंने तो बहुत बार एलन करवा दिया तुम लोगों को, है ना? ठीक है, हाँ हाँ हाँ, बोलो बेटा दिशा। मैम एक बार आइसोथर्मल वाली स्लाइड दिखा दो प्लीज। ये लो, ठीक है, जो आपका बच्चे dt बाई टी है ना, इसका इंटीग्रेशन होता है ln t। ये तो तुम्हारी फिजिक्स की पहली क्लास थी बेटा, फर्स्ट सेकेंड आई थिंक, ऐसी कोई क्लास थी। ठीक है, हो गया। चलो चलो, हमने आइसोथर्मल कर लिया, आइसोबैरिक के लिए, सॉरी आइसोकोरिक के लिए कर लिया, अब आइसोबैरिक के लिए आते हो। देखो, आइसोबैरिक में प्रेशर सेम रहता है, बट हमें देखो यहाँ से ना, इस फॉर्मूले से अगर मैं दोबारा फॉर्मूला लिखूं, NCV L, ये दोबारा दोबारा मैं ऐसे पागल नहीं हूँ लिख रही हूँ दोबारा, वो इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, NR ln V2 by V1। ठीक है, अब मैम यहाँ पे प्रेशर तो नहीं है ना, प्रेशर तो नहीं है, तो आप कैसे करोगे इसको? फिर डायरेक्ट तो नहीं हो रहा, थोड़ा इनडायरेक्ट वे से चलना पड़ेगा। हमें ये पता है बच्चे, एट कांस्टेंट प्रेशर, याद करो, एट कांस्टेंट प्रेशर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। कौन सा लो था ये? अभी स्टेट्स ऑफ मैटर का टेस्ट देके आए हो, जल्दी बताओ। एट कांस्टेंट प्रेशर ये कौन सा लो था? चार्ल्स लो। हाँ, इतना ऐसे शांत होके क्यों बोल रहे हो? चार्ल्स लो चीटिंग मार के दिया है क्या तुम सबने इस संडे वाला टेस्ट? अगर मुझे भनक भी लग रहा है करके तुम लोग टेस्ट देते हो, फिर देख लेना, खैर नहीं है तुम लोगों की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? V1 बाई T1, V2 बाई T2। इसको मैं ऐसे लिख दूं बेटा, V1 बाई V2, T1 बाई T2, देखना, ये ऐसे लिख लो, V2 बाई V1, T2 बाई T1, देखना ऐसे लिख दूं, बोलो जल्दी। यस मैम। नींदों में लग रहे हो मेरे को सारे के सारे। ठीक है, ऐसे लिख सकती हो। ओके, पूरे 11th क्लास में सबसे अच्छा रिजल्ट तुम्हारे बैच का आया, पता है तुम लोगों को? आई वॉज वेरी हैप्पी, बड़ी खुश थी मैं कल। ठीक है, चलो, अब आई होप कि आप, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने अपनी मेहनत से टेस्ट दिया हो, ऑनेस्टी से टेस्ट दिया हो, है ना? क्योंकि बहुत अच्छा स्कोर आया हुआ है सबका, केमिस्ट्री में स्पेशली बहुत ज्यादा अच्छा आया हुआ है ना? सबके एक या दो ही क्वेश्चन गलत हुए हैं संडे वाले टेस्ट में। चलो आ जाओ इधर, मोस्टली बच्चों के कह रही हूँ, सबके नहीं कह रही, मोस्टली बच्चों के अच्छे आए हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी। चलो, अब एक बार बताओ, V2 बाई V1 यहाँ पे कर दूं क्या? T2 बाई T1 इसकी जगह, V2 बाई V1 की जगह यहाँ पे T2 बाई T1 कर दूं क्या? यस मैम करोगे, क्यों नहीं करो? यस आप मैम। कह रहे हो तो कर दो, हमारा तो क्या है, हम तो बस देख लेंगे। ठीक है, देखना एक बार, लिख दूं, सही है? यस मैम। अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है? क्या कॉमन ले लूं मैं? N ln T2 बाई T1 कॉमन ले लेती हूँ, और अंदर आ जाएगा CV प्लस R। ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है बहुत ज्यादा। CP माइनस CV तो R बताया था आपने, है ना?
सीपी माइनस सीवीआर बताया था, तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, एनसीपी ln T2/T1। बताओ क्या कहते हो, क्या कहते हो? यस मैम। बढ़िया। चलो अब चेंज इन एंट्रोपी के बहुत फॉर्मूले हो गया ना, इतने फॉर्मूले तो मैम हमने किसी चैप्टर नहीं पढ़े जिसने आपने थर्मोडायनेमिक्स में करवा दिए है ना। कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, एग्जाम डोज बना के दे दूंगी, लेकिन उसके उस पर डिपेंड मत रहना, आप अपना साथ साथ करते जाओ, मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा बना दूंगी, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूले आइसोबैरिक के लिए, आइसोकोरिक के लिए और आइसोथर्मल के लिए। अगर कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब कोई कांस्टेंट नहीं है, तो ये अपना ये वाला फॉर्मूला तो है ही। तो मतलब बेसिकली आपको सिर्फ इसी फॉर्मूले को ध्यान रखना है और इसी से ही सबके लिए निकाल लेना है। क्लियर है? यानी कि आपको ये नहीं बोलना कि मैम आपने 3-4 फॉर्मूला बता दिए, एक ही फॉर्मूला, इसी से ही आप आइसोथर्मल, आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक के लिए निकाल सकते हो। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, आ जाओ भाई। हाँ बोलो। मैम एक बार पिछली वाली स्लाइड रिपीट कर दोगे? ये वाली, ये तो देख, लास्ट का पोर्शन। मैंने ये बोला था लास्ट स्टेप। देखो मैंने क्या किया, एन ln T2/T1 को बाहर निकाल लिया, दोनों तरफ था कॉमन ले लिया, CV प्लस आर। और CV प्लस आर क्या होता है? सीपी होता है ना, हीट कांस्टेंट एट सॉरी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। एनसीपी ln T2/T1, क्योंकि हमें पता है सीपी माइनस सीवी क्या होता है? आर होता है। तो आपका CV प्लस आर क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा ना, ठीक है। ओके मैम। चलो ये क्वेश्चन करो, जल्दी आओ, 5-6 क्वेश्चन है। मोलर हीट कैपेसिटी आपको सीपी की दे रखी है 10 किलो, किसकी दे रखी है? मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ CD2O की दे रखी है। डी इज योर ड्यूटेरियम, इज 10 कैलोरी at 1000 Kelvin. The change in entropy associated with cooling of 32 gram of CD2O vapor from 1000 to 100 Kelvin at constant pressure will be। जितना मैंने कॉम्प्लिकेट कर दिया ना इस क्वेश्चन को बोलने में, उतना है नहीं, आराम से क्वेश्चन करो। तब तक मैं बच्चों को देखती हूँ क्यों नहीं आ रहे क्लास, करो। आज ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे किसी के पापा पेरेंट्स जॉब वगैरह करते हो, तो आज तो छुट्टी है, घूमने घूमने गए हो। मैम वही वाला फॉर्मूला लगेगा ना जो आपने अभी बताया है? हाँ बेटा, देखो आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी का मतलब मैम ने बस वही फॉर्मूले बताए हैं 2-3, है ना, तो लगा दो। डेल्टा एस इज इक्वल टू एनसीपी ln क्या आएगा? T2/T1। यस मैम। तुम लोग पढ़ लो इसको, एनसीईआरटी कर लो पहले। हाँ, अब n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? हैंड रेस करो, जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है बच्चों। आयशा नहीं बताएगी। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, जल्दी बताओ। मेरे को डाउट हो जाता है तुम लोग क्लास में, अच्छा इतने बच्चों ने हैंड रेस कर दिया, रुको 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 रुको, मुझे बताएंगे, दिशा बताएगी। हाँ दिशा। मैम गिवन मास अपॉन मोलर मास तो गिवन मास कितना है? 32। और मोलर मास? मोलर मास भी मैम 32 ही आ रहा है। बस बहुत बढ़िया, निकाल लोगे इसका। Cg2O का, D का 2 होता है, ऑक्सीजन का तुम लोगों को पता है 16 होता है, 32 आएगा, तो यानी कि 1 मोल आएगा। सीपी की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चे? 10 कैलोरी Yes, दे ma'am. रखी है। ओके जी, बहुत बढ़िया। ln T2 क्या है? T2 जल्दी देखना, 1000 नहीं है बच्चे, 100। हाँ ये वाली गलती मत कर देना। देखो इधर 1000 to 100 हुआ, ये फाइनल वाला टेम्परेचर आता है ऊपर, तो 100/1000, तो क्या हो जाएगा? 2 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 1/10 आ जाएगा। क्या इसको आप निकाल सकते हैं बच्चों? यस मैम। देखो ऐसे है ना, देखो ना, ln है, ln 1/10 है ना, इसको आप लोग में भी चेंज कर लो, या एक काम करो पहले इसको ऊपर ले जाओ, ln 10 कर लो और बाहर लगा दो, माइनस कर सकती हूँ। और ln को किस में चेंज करना है? लोग में करना है, तो अरे कम करो उसको, इसमें करते हैं। देखना एक बार बेटा, प्लीज म्यूट करो, मुझे मेरी वॉइस इतनी खराब लग रही है। 2.303 लोग 10,
देखना एक बार, सही है? अब देखो क्या आंसर आ जाएगा, जल्दी मुझे बताओ, जल्दी बताओ मुझे करके। मैम log 10 की वैल्यू 1 होता है ना, भूल गए? बड़ी जल्दी भूल जाते हो भाई तुम लोग। log 10 1 होता है। मैम ए ऑप्शन 2.303 इंटू 10 आ जाएगा -23.03 कैलोरी पर डिग्री, हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, यस मैम। इतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चे, मैम लास्ट क्वेश्चन में फोर्थ नहीं फर्स्ट ऑप्शन आ रहा था। अच्छा ओके ओके। फर्स्ट ही था बेटा। आइडियल गैस अंडरगोज आइसोथर्मल एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर ड्यूरिंग द प्रोसेस। ये क्वेश्चन करवाने का मेरा सिर्फ यही मोटो रहता है क्लास में, ताकि जो करवा रहे हो ना क्लास के क्लास में ही करके चले जाओ और घर जाके सिर्फ रिवाइज करो कंसेप्ट को और क्वेश्चन में लग जाओ। तो आपको पहले क्या करना है, थर्मोडायनेमिक्स कैसे प्रिपेयर करना है, नोट से कर लो, और एनसीईआरटी अच्छे से, एनसीईआरटी की क्वेश्चंस और नीट के पीवाईक्यूज खत्म कर लो। अगर नीट के पीवाईक्यूज नहीं करने कोई बात नहीं, मैं सैटरडे को करा दूंगी, उससे पहले जो 2 काम किए वो कर लेना सैटरडे से पहले पहले। हाँ, आइडियल गैस जल्दी बताओ क्या होगा। आइडियल गैस है, एक्सपेंशन हुआ है बच्चे, उसका आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ है, राइट। आइसोथर्मल एक्सपेंशन बोले तो टेम्परेचर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। T1 equals to T2। वेरी गुड, शाबाश। टेम्परेचर है कांस्टेंट, मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस जो है टेम्परेचर सेम रख रहे हो आप, है ना। ओके, तो फिर क्या आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग? मैम थर्ड ऑप्शन क्या आना चाहिए? 3 बोथ कांस्टेंट। लगाऊं चार्टा, लगा दूं? दोनों कैसे कांस्टेंट हो गए, मैंने कब बोला? अच्छा तो तुम बोल रहे हो कि तुम ये बोल रहे हो ना, ये वाला सोच के बोल रहे हो कि टेम्परेचर में यहाँ पे चेंज नहीं होगा तो एंट्रोपी भी चेंज नहीं होगी। बेटा एक चीज देखो, आइसोथर्मल में क्या होता है, मैंने अभी तक जो आप लोगों को बताया है, इधर देखो कि डेल्टा, अगर आइडियल गैस की मैं बात करूं, इधर देखो फॉर आइडियल गैस डेल्टा एच और डेल्टा यू टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये दोनों की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी, मतलब कांस्टेंट होंगे, हाँ या ना। तो मतलब एंथैल्पी तो पक्का होगी। लेकिन ध्यान से देखो बच्चे, इधर एक्सपेंशन हो रही है और एक्सपेंशन के दौरान क्या होगी, तुम्हारी रैंडमनेस बढ़ेगी। मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले भी कराया था, रैंडमनेस बढ़ेगी, और रैंडमनेस बढ़ेगी तो तुम एंट्रोपी को कांस्टेंट नहीं बोल सकते हो बच्चे, एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट बट एंट्रोपी इंक्रीजेस। समझ में आई? लिख लो इसको कहीं पे। एक्सपेंशन में आपको पता है क्या होता है, गैस को ज्यादा जगह मिलती है घूमने फिरने की, रैंडमनेस वहां पे बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी बच्चों। ठीक है जी। हाँ आयशा सुहानी। मैम अगर यहाँ पे एक्सपेंशन वर्ड नहीं लिखा होता तो फिर थर्ड ऑप्शन ही होता। नहीं 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 नहीं, एक्सपेंशन तो लिखा होगा, क्वेश्चन ही नहीं बनेगा ना फिर, जब तक वो आपको बताएगा ही नहीं कि एक्सपेंशन कंप्रेशन क्या हो रहा है, तो क्वेश्चन तो फिर वो डिफाइन ही नहीं है ना बेटा। ओके मैम। ठीक है, वो ऐसे नहीं लिख के देंगे कि एन आइडियल गैस अंडरगोज आइसोथर्मल, व्हाट, क्या हुआ है उसके साथ, सिस्टम के साथ क्या हुआ है, उसमें एक्सपेंशन हुआ है, कंप्रेशन हुआ है, क्या हुआ है, उसने हमें बता दिया एक्सपेंशन हुआ है। मैम टेम्परेचर होता तो कहाँ पे? मैम टेम्परेचर होता तो टेम्परेचर या कंप्रेशन? तो मैम रैंडमनेस, टेम्परेचर कंप्रेशन होता तो क्या होता, रैंडमनेस घट जाती फिर उसके अंदर, है ना। ठीक है, हो गया, क्लियर है, आगे चलूं? यस मैम। यस मैम। ओके, ये वाला करो, द प्रोसेस विद नेगेटिव एंट्रोपी चेंज, किस केस में जो है डेल्टा एस नेगेटिव होगा? जल्दी करो, नहीं तो ये होमवर्क दो मैम दूंगी। थर्ड ऑप्शन हाँ थर्ड ऑप्शन बेटा कुछ भी मत बोलो तुम लोग। मैम सेकंड सेकंड क्यों होगा?
क्या बना रहे हो, अमोनिया बना रहे हो ना। तो यहाँ पे देखो 4 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है, रेंडमनेस कम हो गई ना, तो एंट्रोपी इसी की नेगेटिव होगी। थर्ड क्यों बोल रहे हो, सॉलिड से गैस में जा रहा है, सब्लिमेशन क्या होगा, सॉलिड से गैस, एंट्रोपी बढ़ेगी। डिसोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन वाटर, याद रखना इसको, इसमें एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होता है। ठीक है, डायरेक्ट था बेटा, 5 सेकंड का क्वेश्चन था। ये वाला होमवर्क है तुम लोगों के लिए, ठीक है। एंट्रोपी आपको बताना है कहाँ कहाँ डिक्रीज होगी, ये वाला मैं बता देती हूँ बच्चे। इधर देखो, एड्सॉर्प्शन ऑफ, देखो हालांकि ये सरफेस केमिस्ट्री का टॉपिक है जो तुम 12th में पढ़ोगे, बट ये आराम से कर सकते हो। देखो बच्चे, अब आपकी CO गैस है, ये सरफेस है, ध्यान से सुनो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अब जो CO के गैस के मॉलिक्यूल्स है अभी दूर दूर घूम रहे हैं, जैसे ही सरफेस पे आएंगे बच्चे, सरफेस पे क्या आएंगे तो क्या होगा, एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा इनका, मतलब ऑर्डर्ड वे में क्या करेंगे, एड्सॉर्ब हो जाएंगे। पहले अच्छे खासे घूम रहे थे, रेंडमनेस बहुत ज्यादा थी, लेकिन जैसे ही एड्सॉर्ब हो गए सरफेस पे, तो उनकी एंट्रोपी क्या हो गई बच्चे, घट गई। तो ध्यान रखना इसमें भी एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज होगी। NaCl इन वाटर, एक बार बताओ, NaCl को पानी में डालोगे तो क्या करेगा, आयंस में टूटेगा। यस मैम। प्रोसेस एंडोथर्मिक है। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे वो नहीं पूछ रहा आपसे एंथैल्पी, प्रोसेस तो एंडोथर्मिक है, बट अबाउट एंट्रोपी तो क्या हो रहा है, पहले इसका 1 मोल था, पानी में जाने के बाद क्या बन रहा है, 2 मोल, ऐसे समझ सकते हो, 1 मोल इसका 1 मोल इसका, ठीक है। तो क्या होगा, एंट्रोपी इसमें बढ़ेगी। तो ध्यान रखना, ऐसे करना इन क्वेश्चंस को। क्लियर है बच्चे, ऑप्शन होगा ना इसका, फर्स्ट ऑप्शन होगा। डी कैसे होगा बच्चे, ई का, ए बोला था, ए। हाँ ए होगा। देखो पहला क्या है, इधर ध्यान से देखो, फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस, ठीक है जी, एंट्रोपी डिक्रीज होगी। सेकंड भी डिक्रीज होगा, और सी वाला मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, सी वाला भी बता दिया, यानी कि ए ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा, ABCD। ये वाला क्वेश्चन करो, पढ़ना एक बार इसको। एंट्रोपी ऑफ अ सैंपल ऑफ ए सर्टेन सब्सटेंस इंक्रीजेस बाय इतना, ठीक है, किसी सैंपल की एंट्रोपी जो है इतने से इंक्रीज हो गई ऑन एडिंग रिवर्सिबली 0.3344 जूल ऑफ हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ द सैंपल। मैम यहाँ पे डेल्टा S इज इक्वल्स टू Q/T लगेगा। हाँ हाँ, सबको समझ में आया, यस पक्का। सोना नहीं है यार, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तुम लोग ऐसे मत करो, है ना, ठीक है, यही लगेगा, और तो कुछ आपको दिख ही नहीं रहा इसमें। यस यस मैम। अब आपको क्या निकालना है, डेल्टा S आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, डेल्टा Q भी दिया हुआ है, बस आप निकाल लेना यहाँ से, टेम्परेचर हो जाएगा। यस ए ऑप्शन, ए आ रहा है, ठीक है, ये वाला करो, यहाँ मजा है। अब यहाँ पता चलेगा किसका दिमाग कितना चल रहा है। मतलब इसमें ना बेसिकली आपने जितना भी सीखा अब तक, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एंट्रोपी, जितना भी सीखा आज सारा यहीं पे कर देंगे, एंथैल्पी। मतलब बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने जान करके आप लोगों को दिया है, इससे क्या होंगे, आपके जो पिछले 5-6 लेक्चर में मैंने कराया ना, सारे रिवाइज हो जाएंगे एकदम मजे से। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना आप लोगों को। पहले मैं बोलती हूँ स्टेटमेंट, देन आप थोड़ा अपना माइंड लगाना कि क्या होना चाहिए इसका, फिर नहीं तो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ए आइडियल गैस, ठीक है मैम, आइडियल गैस बोल रहे हो आप, undergoes a reversible isothermal expansion from state 1 to 2। तो जितने भी ग्राफ में आपको 1 to 2 स्टेट दिख रहे हैं, वो सारे के सारे क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो सेकंड और थर्ड स्टेट है, सेकंड टू थर्ड, वो है रिवर्सिबल आइडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो आपको इसको देखते हुए फ्लोर्स को ध्यान से देखना है और बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा फ्लोट जो है स्टेट 1 2 3 तक बिल्कुल एकदम मस्त वाला बना हुआ है, वो आप लोगों को मेरे को बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस यस मैम। चलो बहुत बढ़िया। हुस्नवाज भी नहीं आया ना, वर्षा दीप्ति तो आई हुई है। अच्छा हो, ठीक है, गुड, वेरी गुड। चलो करो बेटा। फिर आपका
ये खत्म हो जाएगा, फिर आपका गिब्स फ्री एनर्जी कराऊंगी, ठीक है, और कल से इक्विलिब्रियम चालू। चलो सोचो, चलो एक काम करते हैं, साथ में सोचते हैं आप और मैं, है ना। चलो अच्छा आप नवनीता हो ठीक है, ओके बेटा, ओके ओके, कोई बात नहीं, मेरे को एक्सपेक्टेड था अराउंड 25 ही स्टूडेंट्स होंगे, छुट्टी का भी दिन है ना थोड़ा, कोई बात नहीं। चलो एक बार आना इधर, करें, स्टार्ट करें। देखो बच्चों, आइडियल गैस है, मुझे ये बताओ 1 to 2 में जाऊंगी तो क्या ये वाला प्लॉट ठीक है बच्चों? थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। नहीं ठीक है मैम ठीक है, आपने ऐसे ही मैम ठीक है था। रिश्का क्या हुआ भाई, बॉयल्स लो भूल गई हो क्या? यस मैम, सही है सही है। आइसोथर्मल के केस में तो था ये, बॉयल्स लो और आइडियल गैस पे एप्लीकेबल था। उसके बाद ये वाला देखो, एडियाबेटिक के लिए यही तो था, देखना याद करो, मैंने बताया था कि एडियाबेटिक का जो कर्व होता है वो ज्यादा स्टीपर होता है, स्टीपर बोले तो उसका स्लोप ज्यादा होता है, ऐसे खड़ा होता है वो। मैम ये तो फिर बिल्कुल ठीक है, मस्त मजे वाला है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं, बी वाले पे चलते हैं, क्वेश्चन अच्छा है। फर्स्ट टू सेकंड जो है क्या लिखा हुआ है ये, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, तो ये वाला ठीक है क्या? देखना एक बार, फर्स्ट टू सेकंड आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। यस पक्का? ये देखो ना, इस वाले पॉइंट पे टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं हो रहा, ग्राफ देखो ना किसके बीच में प्लॉट किया गया है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच में, तो ये ठीक है। एंड व्हाट अबाउट इसका सेकंड और थर्ड का टेम्परेचर यहाँ पे कम हो रहा है, देख पा रहे हो, पहले यहाँ था टेम्परेचर, अब यहाँ पे आ गया। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन में याद करो क्या होता था, कूलिंग होती थी, याद है किसी को या भूल गए? यस मैम। यस मैम। है ना, क्योंकि एडियाबेटिक एक्सपेंशन में थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता था, क्यू 0 होता था, तो यानी कि डेल्टा यू डब्ल्यू एडियाबेटिक होता था, मतलब जो भी सिस्टम काम करेगा वो सारा का सारा खर्चा किसका होने वाला है, सिस्टम के अंदर की एनर्जी सारी खर्च हो जाएगी काम करवाने में। तो मतलब क्या होगा, डेल्टा यू अगर कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा फॉर एन आइडियल गैस, इन्होंने यहाँ पे दिया भी हुआ। अब मैम ये कर्व क्यों आया ये मत पूछना मेरे से, बस ये देख लो कि यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि ये मैथ्स का एक टॉपिक आता है कर्वेचर करके, उसमें पढ़ाया जाता है, लेकिन तुम्हारे पास तो मैथ्स है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, ठीक है, हमें मिल गया हमारा आंसर, ठीक है। कौन सी क्लास? बट पता नहीं, शायद 11th में आता है बेटा, मैं भूल गई बेटा, कितने टाइम हो गया मैथ्स पढ़ा हुआ मेरे को। सी वाला देखना एक बार, सी वाला देखो एक बार, यहाँ पे क्या है, आइसोथर्मल है, तो यहाँ पे पहले देखो ठीक है ये ग्राफ, ठीक है क्या बच्चों, देखना एक बार, आइसोथर्मल में एंथैल्पी का चेंज नहीं होगा मैम, ये तो ठीक है, फर्स्ट टू सेकंड एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं हो रहा, बस सेकंड टू थर्ड में एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, तो अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो एंथैल्पी भी तो डिक्रीज होनी चाहिए ना, लेकिन ये तो इंक्रीज हो रही है, देखो ये सेकंड टू थर्ड ऊपर की तरफ एरो बना हुआ है, देख रहे हो बच्चों? यस मैम। तो ये यस मैम। हाँ, उसके बाद ये वाला मुझे तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी। टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी में पहले देखो, फर्स्ट टू सेकंड ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, जल्दी बताओ। यस मैम, फर्स्ट ठीक है। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंशन में देखो क्या हो रहा है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, अरे भूल गए, रिवर्सिबल एडियाबेटिक में अभी तो बताया, रिवर्सिबल आती है एंट्रोपी कितनी होती है, एंट्रोपी चेंज। यस मैम। तो ये होगा क्या ग्राफ, जल्दी बताओ, एंट्रोपी चेंज हो रही है यहाँ पे? तुम लोग इतने कंफ्यूज क्यों हो भाई? नो मैम। एंट्रोपी चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, फिर डी वाला ठीक होगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखो कंफ्यूज नहीं होना, इधर देखो, जो मैं ये वाला क्वेश्चन करा रही थी, यहाँ पे उसने रिवर्सिबल नहीं लिखा, अगर वो रिवर्सिबल बोल देता कि तो एंट्रोपी 0 होता, देख रहे हो आप लोग क्वेश्चन को कैसे बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे उसने कुछ मेंशन नहीं किया है,
नहीं किया इट मींस इरिवर्सिबल कुछ हो रहा होगा प्रोसेस। रिवर्सिबल होता तो एंट्रोपी चेंज जीरो। मैंने कहा है ना, जहां पे भी वर्ड आ जाए रिवर्सिबल, चाहे वो एडियाबैटिक रिवर्सिबल हो चाहे आइसोथर्मल रिवर्सिबल हो, एंट्रोपी चेंज जीरो। तो इसका आंसर क्या होगा? ए बी डी, तीनों ग्राफ सही है। ठीक है, अब ये जेई में क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने बोला ये मैथ्स का कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, बट आप लोगों को काम नहीं था। मेरा मेन पर्पस यही था इस क्वेश्चन को करवाने का, ताकि आपके पहले वाले कंसेप्ट जो हो वापिस आ जाए, जो घूमे हुए थे, जो हवा में उड़ चुके हैं, वो थोड़ा सा वापिस आ जाए। आए थोड़े बहुत? मैम पर करेक्ट Yes, ma'am. करेक्ट ऑप्शंस आर ए बी एंड डी। बच्चों मस्त था क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन था, देख लो एक बार। स्टूडेंट्स कौन सा मार्क करके आएंगे? फिर तो सी मार्क करके आना चाहिए, क्योंकि वही बन गया ना ऑड वन। नहीं, ओड वन नहीं था इसमें। जो जेई में क्वेश्चन आता है ये एडवांस का क्वेश्चन था। वैसे तो एडवांस में क्या होता है, मल्टीपल करेक्ट आते हैं, मोर देन वन। तो बच्चों को ए पे भी लगाना था टिक, बी पे भी लगाना था, डी पे भी लगाना था। ठीक है जी, ओके। ठीक है, चलो चले ना आगे। ये पता चल गया ना क्यों गलत हुआ है? यस मैम। ठीक है, चलो ओके। तो ये इतना हो गया, आपका एंट्रोपी वाला पूरा खत्म हो गया। इसके जो स्लाइड्स है मैं आप लोगों को दे दूंगी। अब हम चलते हैं बच्चे आगे गिब्स फ्री एनर्जी पे। गिब्स फ्री एनर्जी पे ध्यान से सुनना। कितने बजे? अभी 3:45 है ना, 1 घंटे का और है बस। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना बच्चे। थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं, थोड़ी सी मैं एक छोटी सी मतलब रिकैप करवा देती हूँ। बेसिकली याद करो, जो हमारी फिलहाल कहानी शुरू हुई थी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, वो यहीं से हुई थी कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है कि कोई प्रोसेस होगा या नहीं होगा। फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस के बारे में बताता है ना, कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। फर्स्ट लॉ हमें ये नहीं बता पाया था। फर्स्ट लॉ हमें क्या बता रहा था? सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बता रहा था। क्लियर है? तो बेसिकली हमने देखा कि हमारे पास टोटल 3 क्राइटेरिया हैं बताने के कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। सबसे पहले हमने बच्चों एंथैल्पी की बात की। एंथैल्पी में हमारा जो फेवरेबल कंडीशन थी बच्चे, वो क्या थी? फेवरेबल कंडीशन थी डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए, तो हमने कहा था एक्सो होगी और स्पॉन्टेनियस होगी। याद करो बच्चों। लेकिन इसके ड्रॉबैक भी था। ड्रॉबैक क्या था बच्चों इसका ड्रॉबैक ये था कि कुछ ऐसी रिएक्शन है जिनका डेल्टा एच पॉजिटिव है, स्टिल वो क्या थे? स्पॉन्टेनियस थे। हाँ या ना? फिर उसके बाद हमने एंट्रोपी की बात की। एंट्रोपी की फेवरेबल कंडीशन क्या थी? कि डेल्टा एच शुड बी पॉजिटिव। सिस्टम क्या है? रेंडमनेस बढ़नी चाहिए। रेंडमनेस बढ़ेगी तो क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेस थे जिसमें डेल्टा एस क्या था? नेगेटिव आ रहा था, फिर भी वो क्या था? स्पॉन्टेनियस था। याद करो, यानी कि हम बोल सकते हैं कि सिर्फ डेल्टा एच को लेके या सिर्फ डेल्टा एस को लेके हम नहीं बता सकते हैं कि हमारा प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो अब यहाँ पे जो अपना थर्ड क्राइटेरिया, जिसके बेसिस पे हम आज डिसाइड कर ही देंगे भैया कि प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और वो वाला हमारा क्या है बच्चे? गिब्स फ्री एनर्जी। क्या है बच्चों? गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, अब ये जो है हमें पक्का और फाइनल बता देगा, फुल एंड फाइनल, कि हमारा जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलो अब मैम ये गिब्स फ्री एनर्जी है क्या, क्या है क्या नहीं, उसको देख। हाँ बोलो बेटा। मैम इसके ड्रॉबैक नहीं है? हाँ, इसके ड्रॉबैक नहीं है मैम? किसके? मैम गिब्स फ्री एनर्जी के लिए पढ़ा दिया मैंने, पहले तो ये बता, पढ़ा दिया मैंने गिब्स फ्री एनर्जी? नहीं मैम। बता, नहीं पढ़ा है ना? ठीक है, नहीं है वैसे इसका। गिब्स फ्री एनर्जी अपना फुल एंड फाइनल डिसीजन देगा कि हाँ ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो वो है, नहीं है तो नहीं है, बस। ठीक है, चलो अब गिब्स फ्री एनर्जी क्या है बेटा? इसको पहले तो बात है जी से डिनोट करते हैं। उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। पहले तो इसको जल्दी से अपनी नोटबुक में लिख लो। जी क्या होता है बच्चे? एच माइनस टी एस। जल्दी याद करो, एच माइनस टी एस। जी क्या है अपना? क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी है। गिब्स फ्री एनर्जी है, होता क्या मैं बताऊंगी, अभी शांति रखो।
H क्या है, एंथैल्पी है, T क्या है, टेम्परेचर है केल्विन में, और S क्या है बच्चों, एंट्रोपी है। हाँ या ना, है ना। अब हम क्या करेंगे, तीनों का बेसिकली बोलते हैं ना H माइनस एंड TS को कंबाइन करके अपना क्या बन गया, G बन गया, मतलब जिसमें एंथैल्पी वाला फैक्टर भी आ रहा है, एंट्रोपी वाला फैक्टर भी आ रहा है। ठीक है, अब फाइनली G जो है वो डिसाइड करेगा कि हमारा प्रोसेस बच्चों कैसा है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी कि कब कब स्पॉन्टेनियस होगा, कब कब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, टेंशन मत। अच्छा बच्चे, अब एक बात देखो, अपना H क्या है, एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, एंट्रोपी भी स्टेट फंक्शन, तो G भी हमारा क्या होगा, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन होगा। हमें G का कोई लेना देना नहीं है, लिख सकते हो यहाँ पे G हैज नो सिग्निफिकेंस, G हैज नो सिग्निफिकेंस। ये मैं आपको कहाँ कहाँ बता के आई हूँ, एंथैल्पी में बता के आई हूँ, एंट्रोपी में बता के आई हूँ। यानी कि हमें मतलब किससे है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी से, विच इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अगर यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। यस मैम। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगर मैं बात करूं इन स्टैंडर्ड कंडीशन, अगर जैसे मान लो दिव्यांश और तनिष्का है, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वो मेरे को कह रहे हैं कि मैम मेरी एनर्जी है तो जूल में निकालोगे, जूल या किलो जूल में। अब तनिष्का तो यहाँ इंडिया में एक्सपेरिमेंट कर रही है और वो कहीं और ही कर रहा है, बाहर जाके कहीं और, मतलब किसी और जगह भी कर सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर तो अलग अलग ही है। ठीक है, तो दोनों क्या कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे कर रहे हैं। टेम्परेचर की वजह से क्या आएगा, दोनों की अलग अलग एनर्जी आएगी। वो कहेगा मैं माइनस इतनी निकाल के आ रहा हूँ, कोई कहेगा मैं प्लस की इतनी निकाल के आ रहा हूँ। मैंने कहा ये तो लोचा हो गया, अब बताऊंगी कैसे लोचा हुआ, एक माइनस निकाल के आ रहा है, एक प्लस। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम बोल के चल रहे हैं कि भैया तुम ना टेम्परेचर को ही फिक्स कर दो, मतलब तुम ना स्टैंडर्ड कंडीशन ले लो, टेम्परेचर तुम्हारा वही हो जाएगा 225 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर हो जाएगा तुम्हारा 1 बार। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या हो जाएगा, डेल्टा G नोट माइनस T डेल्टा S नोट, और टेम्परेचर सेम रहेगा। गेटिंग माई पॉइंट और नोट, बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, अच्छा उस पे आऊंगी, अभी मैं डेफिनेशन बताऊंगी कि गिब्स फ्री एनर्जी होता क्या है। तुम्हें बहुत ज्यादा वो हो रहा है ना क्यूरियोसिटी, में होती क्या है गिब्स फ्री एनर्जी, बताऊंगी। ठीक है, तो बच्चे गिब्स फ्री एनर्जी एनर्जी है, और एनर्जी की यूनिट या तो तुम किलो जूल पर मोल में निकालोगे या जूल पर मोल में निकालोगे। हाँ जी बेटा बोलो, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा Yes, H ma'am. डेल्टा S। ठीक है जी, अब डेल्टा, इसके बारे में छोटी छोटी बातें लिख लें। पहले हम लिख लेते हैं कि डेल्टा G क्या है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, या यू कैन ऑल्सो से गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, ज्यादा अच्छा लगता है बोलते हुए। ये क्या है, तुम्हारा स्टेट फंक्शन है, हाँ या ना बच्चों। यस मैम। ठीक है, जो कि क्या करेगा, इसका चेंज जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल स्टेट में। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ GP माइनस GR, या G फाइनल माइनस G इनिशियल, या इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं, अगर डेल्टा G नोट लिखूं मैं रिएक्शन का, अगर मान लो किसी भी रिएक्शन का तुम्हें डेल्टा G नोट निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, डेल्टा G नोट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा G नोट फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। मैम ये कोई नई बात नहीं है, आपने पहले हमें बता रखी है चीजें, हाँ या ना। यस मैम। ये और क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मैम ये भी बहुत बढ़िया बता दिया आपने, तो ये भी हमें पता था। ये मैं साथ में इसलिए लिख रही हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा चीजें अभी याद होनी शुरू हो जाए। ठीक है, उसके अलावा बच्चे मैं ये भी लिख सकती हूँ, जो कोई भी स्टेट फंक्शन होता है साइक्लिक प्रोसेस में उसका चेंज क्या होता है, 0 होता है, याद करो। चाहे वो आप एंट्रोपी का ले लो, चाहे आप एंथैल्पी का ले लो, इंटरनल एनर्जी का चेंज ले लो, अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो उसका चेंज क्या होगा, 0 होगा। ए से चला था वापिस ए पे आ गया, तो चेंज तो 0 ही होगा ना, क्योंकि स्टेट फंक्शन तो डिपेंड ही नहीं कर रहा कि कौन सा पाथ उसने फॉलो किया है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट बच्चों, जल्दी बोलो। ठीक है, और इस इक्वेशन को क्या बोला जाता है, इस इक्वेशन को आपको बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा, फिर आप मुझसे पूछोगे कि मैम ये तो आपने बताया नहीं, तो इसको लिख लो। इस इक्वेशन को बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। आपसे कोई पूछेगा नहीं, टेंशन मत लो, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है और आपके काम का नहीं है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज, फंक्शन बोल दो, इक्वेशन बोल दो, आपकी मर्जी है। मैम ये हेल्महोल्ट्ज क्या होता है? ये नाम है बस इसका,
जैसे इक्वेशन का नाम है गिल्म हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, बस नाम याद रखना है तुम लोग, मतलब याद रखो। गिब्स तो हाँ, गिब्स साइंटिस्ट का नेम था। देखो नाम याद रखोगे तो तुम्हारे लिए ठीक है, और नहीं याद रखोगे तो भी ठीक है। आपको मेन क्या करना है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि इस फॉर्मूले से ही आप बता पाओगे बहुत सारी चीजें कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो इस फॉर्मूले को भूलना यू कांट अफोर्ड। हाँ जी बोलो हाँ या ना। यस मैम डेल्टा जी नॉट प्लस रिएक्टेंट क्यों होगा? कहाँ पे प्लस? मैम आपने प्लस लगा रखा है। अरे कहाँ लगा रखा है ये तो बोलो। वो एफ अरे प्लस नहीं, फॉर्मेशन है बच्चों, डेल्टा जी ऑफ ओके मैम। याद करो जब आप एंथैल्पी निकाल रहे थे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो हमने यही तो करा था, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। यस मैम वो प्लस लग रहा था। कोई बात नहीं। अच्छा बच्चों मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगी कि इन स्टैंडर्ड स्टेट कुछ एलिमेंट्स की डेल्टा जी फॉर्मेशन की वैल्यू 0 होगी, जो बेसिकली नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जो जैसे वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूं H2 गैस, O2 गैस, है ना, N2 गैस, इनके लिए क्या होगा बच्चे, डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन की वैल्यू 0 होगी, हाँ या ना। याद करो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जैसा ही है, थोड़ा सिंपल वैसा ही लिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं Br2 की, तो वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, याद रखो 298 केल्विन पे। ऐसे ही I2 क्या है, 298 केल्विन पे सॉलिड फॉर्म में होता है, तो इनका डेल्टा जी फॉर्मेशन क्या होगा, 0 होगा, ना कि गैस और गैस का। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? ये मैं पहले बता चुकी हूँ, जान करके अब दोबारा इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को दोबारा वो चीजें याद आ जाएं कि मैम ने ऐसा ऐसा कुछ बताया था। ठीक है, समझ आई? यस मैम। ठीक है, चलो मैम आपने ना फॉर्मूला तो बता दिया, बट ये नहीं बताया गिब्स फ्री एनर्जी है क्या, बस ये बता दिया स्टेट फंक्शन है क्या, इसका डेफिनेशन क्या है, मतलब क्या है। तो बच्चे एक बात सुनो, जो आपका गिब्स फ्री एनर्जी होता है ना, वो क्या होता है, नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क ऑफ सिस्टम। क्या होता है, नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क ऑफ सिस्टम। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं अलग से भी लिख देती हूँ, एक काम करती हूँ यहाँ ही लिख देती हूँ। आपका क्या है बच्चे, गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क ऑफ सिस्टम। मैम समझ तो नहीं आया बिल्कुल भी, कोई बात नहीं अभी समझाते हैं। देखो बच्चे, इसका अगर मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे मान लो तुम्हारा जो डेल्टा जी है वो कितना है, बेसिकली -100 किलो जूल है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे W क्या है, +100, हाँ या ना, यही बोलोगे ना, नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क, है ना, ऐसे लिख सकते हो इसको, ऐसे लिख सकते हो इसको। इसके अकॉर्डिंग जितना मैंने बताया है कि डेल्टा जी सपोज मान लो -100 किलो जूल है, तो वर्क क्या हो जाएगा, यूजफुल वर्क +100 किलो जूल, हाँ या ना। अरे सिंपल मैथ्स है इसमें तो, इतना क्या सोच में पड़ गए तुम लोग। इसका मतलब ये होता है बच्चे, जो मैंने ये लिखा है +100 किलो जूल, इसका मतलब ये होता है कि ये सिस्टम 100 किलो जूल का काम करवा सकता है। क्या बोल दिया मैंने, कि ये सिस्टम जो है 100 किलो जूल का काम करवा सकता है, उसको हम बोलेंगे यूजफुल वर्क। और ध्यान रखना ये वर्क वो वाला नहीं है जो मैं आप लोगों को -P डेल्टा V वाला करवा के आई थी, ये वाला क्या था, एक्सपेंशन, है ना, ये तो था एक्सपेंशन, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये वो वाला नहीं है P डेल्टा V। ये क्या है, यूजफुल वर्क, जो सिस्टम के पास है, कभी जरूरत पड़े तो वो इतना काम क्या करवा सकता है, कितना, 100 किलो जूल। कितना बच्चों, 100 किलो जूल। अगर मैं ये आपको एग्जांपल लेके समझाऊं कि ये सिस्टम 100 किलो जूल का काम कर सकता है, इसको हम बोलते हैं यूजफुल वर्क, या यू कैन ऑल्सो से नॉन एक्सपेंशन वर्क। बच्चे ये वो वाला वर्क डन नहीं है -P डेल्टा V, जो हमने वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन ऑन द गैस पढ़ा था, ये वो वाला नहीं, ये सिस्टम के अंदर है, मतलब जरूरत पड़े तो भैया वो 100 किलो जूल का काम करवा सकता है मजे से।
है ना। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख के देती कि डेल्टा जी सपोज आपका है प्लस 50 किलो जूल है, तो डब्ल्यू क्या हो जाता, -50 किलो जूल। यस मैम। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये सिस्टम बनने के लिए हमें 50 किलो जूल चाहिए, खर्चा करना पड़ेगा आपको इसके लिए। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, कि ये सिस्टम बनने के लिए मुझे कितना मांग रहा है, वो 50 किलो जूल मांग रहा है, तो ये तो हमारे लिए यूजफुल वर्क है ही नहीं फिर। समझ में आया, समझ में आया। यानी कि इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाऊं तो मैं ये बोलूं कि जितनी ज्यादा नेगेटिव डेल्टा जी की वैल्यू होगी उतना हमारे लिए अच्छा होगा। सोच के देखो, जितनी हमारे लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी उतना हमारा अच्छा होगा, क्योंकि उतना क्या काम करवा सकता है। अगर मुझे आपसे पूछना हो कि जब डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या जब डेल्टा जी नेगेटिव होगा तब स्पॉन्टेनियस होगा, मैम डेल्टा जी जब नेगेटिव होगा, क्योंकि जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा यूजफुल वर्क, उतना ज्यादा जो है सिस्टम काम कर सकता है। तो ये हमारे लिए अच्छा है। दिस इज योर क्या, कि डेल्टा जी जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ही क्या होगा, आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो मैंने आपको दो बातें बता दी कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होना चाहेगा, और डेल्टा जी पॉजिटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो जैसे आप डेल्टा एच के लिए बताते थे और डेल्टा एस के लिए बताते थे, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं बता पा रहे थे, एक्सेप्शंस हमने देख के आए हैं। लेकिन डेल्टा जी वाला फुल एंड फाइनल हो गया भाई, कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो पक्का रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहेगी, स्पॉन्टेनियस है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो हमारा क्या होगा, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी की डेफिनेशन देख लो, तुम्हारी बुक्स में जो लिखा हुआ है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू ए सिस्टम ड्यूरिंग ए प्रोसेस दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। क्या समझ में आ गया, यही मैंने बोला। कितनी मैक्सिमम एनर्जी सिस्टम के पास अवेलेबल है जो कि सारी की सारी किसमें कन्वर्ट हो सकती है, यूजफुल वर्क। वो वाला नहीं, एक्सपेंशन वाला नहीं, उसमें तो खर्च हो गया भाई एनर्जी। बची हुई एनर्जी कितनी है, सेविंग्स कितनी है उसके पास, जितनी ज्यादा सेविंग्स तो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। मतलब इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहूंगी, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव होगी तो नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है जी। यस मैम। तो इतना टॉपिक बस। हाँ जी बेटा, मैम ये टॉपिक बस इतना ही था। हाँ बहुत नहीं, अभी तो रहता है थोड़ा, आधे घंटे का हो रहता है, आधे पौने घंटे। ठीक है चलो और बातें कर लें, थोड़ी सी और बातें कर लें। ये देखो बच्चे, ये मैंने बता दिया फॉर्मूला, क्या ये वाला भी मैंने बता दिया। इन शॉर्ट वी कैन से डेल्टा जी नेगेटिव होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, पॉजिटिव होगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। डायरेक्ट लिख लो यहाँ पे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है जी। मैम ये क्या है, ध्यान रखना बच्चे। अब मैम इक्विलिब्रियम तो आपने पढ़ाया नहीं, कोई नहीं, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ इक्विलिब्रियम के बारे में, बार बार आ रहा है। देखो बच्चे, जब डेल्टा जी 0 होगा तो मतलब डेल्टा एच टी डेल्टा एस के बराबर आ जाएगा। यस मैम। और जब डेल्टा जी 0 होगा तो मतलब प्रोसेस कैसे है आपका, इक्विलिब्रियम स्टेट में। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या होगा, थोड़ा सा देख लो। अगर मान लो ए से बी में जा रहा है और वापिस बी टू ए में आ रहा है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जब आपका प्रोसेस, मतलब जो आप करवा रहे हो, वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे आने का मतलब क्या है कि जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब जितना ए से बी बन रहा है उतना ही बी से ए भी बन रहा है। हालांकि कल हम डिटेल में पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम होता क्या है। मतलब जो रेट ए से बी बनने का है वही रेट क्या है, बी से ए बनने का है। तो देयर इज नो नेट चेंज इन डेल्टा जी। इस वजह से डेल्टा जी क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे 0 होता है। बस इतना ध्यान रख लो, कल पढ़ेंगे डिटेल में इक्विलिब्रियम क्या होता है। क्या मेरे बच्चों को इतना समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। चलो ओके। अब मैं तुम्हें ना एक शानदार बात बताने वाली हूँ, बहुत मजेदार, मतलब जहां से ये लगा लो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो रेडी हो? चलो
अब बेसिकली हम क्या करेंगे, प्रिडिक्टिंग स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ डेल्टा जी। अब हमें ये देखना है कि भैया कौन कौन से प्रोसेस कब कब स्पॉन्टेनियस होंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है, लिखो एक बार, सबसे पहले अपन ले लेते हैं, यहाँ पे प्रोसेस लिख लेते हैं, प्रोसेस, यहाँ पे डेल्टा एच लिख लेते हैं, यहाँ पे डेल्टा एस लिख लेते हैं, और यहाँ पे डेल्टा जी। तुम भी ऐसे ही लिखो, तुम भी ऐसे ही लिखो, बहुत काम आएगा, ऐसे लिखो बच्चों, ठीक है। चलो हो जाए शुरू। बेसिकली टोटल 4 केसेस है, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहला केस है जब आपका डेल्टा एच भी नेगेटिव हो। ओके, सबसे पहले हम ले लेते हैं, मान लेते हैं फेवरेबल कंडीशन कौन सी होगी। अब तुम मुझे ये बताओ, एंथैल्पी की फेवरेबल कंडीशन कौन सी होती है बच्चों, जब डेल्टा एच नेगेटिव होता है और डेल्टा एस पॉजिटिव, हाँ या ना बच्चों? फेवरेबल यही होती है ना? यस मैम। तो अब मुझे ये बताओ कि जो डेल्टा जी होगा वो क्या होगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एक बार बताओ, जब डेल्टा एच पॉजिटिव, सॉरी, जब डेल्टा एच आपका नेगेटिव है, इधर देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आएगा पेपर में, नेगेटिव है माइनस टी और ये पॉजिटिव है, तो माइनस नेगेटिव और माइनस नेगेटिव, तो ओवरऑल माइनस ही आएगा, हाँ या ना? देखना एक बार, अगर ध्यान से सुन लो, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है तो डेल्टा जी को तो भैया आना ही नेगेटिव है किसी भी हाल में, हाँ या ना? बेशक टेम्परेचर कुछ भी हो, बेशक टेम्परेचर कुछ भी हो, एट ऑल टेम्परेचर। यानी कि मैं बोल सकती हूँ ये वाला प्रोसेस कैसा होगा बच्चों, स्पॉन्टेनियस। जल्दी बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, कैसा है ये प्रोसेस, एक्सोथर्मिक है, क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। क्या इतना समझ में आया? एक केस ये हो गया। सेकंड केस क्या है बच्चों, जब हम क्या करें, ये पॉजिटिव ले लें और ये नेगेटिव ले लें। ये काम को तो थोड़ा नीचे लिख देती हूँ ताकि तुम लोगों को क्लियर हो चीजें। ये क्या हो बच्चे, पॉजिटिव हो। अब हम क्या करें, दोनों ही नॉन फेवरेबल कंडीशन ले रहे हैं, मतलब डेल्टा एच हमारे लिए क्या होना चाहिए था, वैसे नेगेटिव होना चाहिए था, तो मैंने उसको पॉजिटिव ले लिया, और डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए था, मैंने नेगेटिव ले लिया, ठीक है। ये कैसा होगा, एंडोथर्मिक, क्योंकि डेल्टा एच पॉजिटिव है। अब यहाँ पे आओ, डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस बच्चों, तो यहाँ पे डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना, माइनस टी, एंट्रोपी भी क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो पूरा डेल्टा जी क्या आएगा, जल्दी बताओ। पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्या यहाँ पे टेम्परेचर का कोई रोल है? नहीं, कोई भी आप टेम्परेचर ले लो, एट ऑल टेम्परेचर्स डेल्टा जी तो भैया क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। यानी कि प्रोसेस कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी कि जब, ध्यान से सुन लो, जब आपका डेल्टा एच पॉजिटिव होगा और डेल्टा एस नेगेटिव होगा तो किसी भी हाल में आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो ही नहीं सकता, वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ही नहीं। और अगर आपका डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है तो भैया 200% वो रिएक्शन कैसे होगी आपकी, स्पॉन्टेनियस होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, हाँ या ना? क्या इतना समझ में आया मेरे बच्चों को? यस मैम। चलो, यस मैम। उसके बाद आगे लेते हैं। अब हम क्या लेते हैं भाई, यहाँ पे लिखेंगे प्रोसेस। 2 केस और रह गए हैं, डेल्टा एच, डेल्टा एस, और यहाँ पे आपका डेल्टा जी। ध्यान से देखना। अब हम क्या ले रहे हैं, अपनी तरफ से मान के चल रहे हैं कि डेल्टा एच अपना पॉजिटिव है, ये ले लेते हैं हम, पॉजिटिव है, और डेल्टा एस हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। देखो ये वाला हो गया केस, वैसे पॉजिटिव नेगेटिव वाला, हाँ हो गया। तो इसको भी अपन क्या लेंगे, फिर इसको भी पॉजिटिव ले, ठीक है। देख पा रहे हो बच्चों, मैंने क्या किया, डेल्टा एच पॉजिटिव ले लिया और डेल्टा एस भी पॉजिटिव ले लिया, और प्रोसेस कैसे ही एंडोथर्मिक है, बताओ, एग्री करते हो? यस मैम। अब चलो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब यहाँ पे देखो, डेल्टा एच पॉजिटिव है बच्चों, माइनस टी, डेल्टा एस है पॉजिटिव। अब क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव, और ये क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होता है, ये तो पता है ना तुम लोगों को? यस मैम। यस मैम। मतलब अब ये आ गया, अब तो हम फंस गए मैम, बुरी तरह फंस गए।
अब यहाँ पे डेल्टा जी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कब होगा, हम चाहते हैं अगर हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो तो ये वाली जो टर्म है ये ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, तभी डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, मानते हो ना मेरी बात। जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो मैं लिख सकती हूँ कि टी डेल्टा एस वाली टर्म जो होगी वो क्या होगी, इसमें क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए डेल्टा एच से। देखना एक बार, हाँ या ना। यस Yes, ma'am. एग्री करते हो मेरी बात बच्चों? एग्री यस कर, मैम। यस मैम। लिख दूं टी, यस मैम। ये लिख दूं, तब आपका प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। अगर आप चाहते हो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो तो मैं ये लिखूंगी ना कि टी डेल्टा एस ज्यादा होगा, क्योंकि वो वाली वैल्यू जितना ज्यादा नेगेटिव होगी, मतलब अगर उसका जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, उसकी बात कर रही हूँ, तो उतना ही क्या होगा, आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। गेटिंग माय पॉइंट और नो? यस मैम। ठीक है जी, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों को नेगेटिव ले ले, दोनों को ही नेगेटिव ले ले। देखना एक बार, ऐसा कोई केस अपन ने डिस्कस नहीं किया जिसमें दोनों को नेगेटिव ले आओ, तो ये एक्सोथर्मिक है। तुम टेंशन ना लो, अभी मैं क्वेश्चन करने का तरीका बताऊंगी, कभी गलत नहीं होगा जिंदगी में। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे बेटा गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी, डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। मैं केस 4 की बात कर रही हूँ, ये केस 3 के लिए था जो मैंने लिखा है। तो डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव है इसके अकॉर्डिंग, और डेल्टा एस भी क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, इसमें भी फंस गए मैम, हम तो बुरी तरह फंस गए हम। इसमें भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब डेल्टा जी नेगेटिव होगा। और डेल्टा एच नेगेटिव कब होगा, जब ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, यानी कि यहाँ पे लिख दू, स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, कि डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। इसको ऐसे लिख दूं, बताओ मानते हो कि नहीं मानते हो? देखो ध्यान से, थोड़ा सा मैथ्स है बस, और कुछ भी नहीं है। जितना ज्यादा डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड होगा नेगेटिव में, उतनी वैल्यू, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पे सिर्फ यही इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। समझ रहे हो बच्चों? मतलब अगर मान लो -300 प्लस 200 होगा तो ओवरऑल क्या आएगी वैल्यू, -100, तब आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये ज्यादा होना चाहिए ना बच्चों। यस समझे? चलो अच्छा, अब इसको मैं क्या एक समरी में बता दूं तुम लोगों को। चलो आओ देखो, अपन ने क्या किया, जब आपका डेल्टा एच नेगेटिव होगा और डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो प्रोसेस कैसा होगा बच्चों, स्पॉन्टेनियस होगा, हाँ या ना? एट ऑल टेम्परेचर, बोलो। यस मैम। ठीक है जी। सेकंड मैंने क्या बोला कि डेल्टा एच जब पॉजिटिव होगा और डेल्टा एस नेगेटिव होगा तो प्रोसेस कैसा होगा बच्चों, नॉन स्पॉन्टेनियस। हाँ जी बोलो। यस मैम। एट ऑल टेम्परेचर, यस मैम। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिया था बच्चे कि डेल्टा एच क्या होना चाहिए आपका, दोनों पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, प्रोसेस कैसा है बच्चों, एंडोथर्मिक है, हाँ या ना? और ये कब होगा स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। देखना एक बार पीछे बच्चों, यहाँ पे देखो, जब दोनों पॉजिटिव है, ये देखो टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक है, क्लियर हुई बात? यस मैम। ठीक है। यस मैम। फोर्थ क्या होगा, डेल्टा एच जब नेगेटिव ले लो और डेल्टा एस भी नेगेटिव ले लो तो ये कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक है। और इसमें रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी बच्चे, एट लो टेम्परेचर, हाँ या ना? एट लो टेम्परेचर। क्या इतना क्लियर हुआ? बस ये जो मैंने पूरा बताया वो मैंने यहाँ पे समरी लिखवा दी तुम लोग को, हो जाएगा। यानी कि तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। तुम्हें कोई न्यूमेरिकल दे दे, कुछ फलाना ढिमकाना कुछ दे दे, अगर वो पूछ रहा है कि प्रूफ करके दिखाओ स्पॉन्टेनियस है, तो आप बताएंगे कि डेल्टा जी अगर नेगेटिव आना चाहिए, अगर वो प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं, या आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ भाई ऐसा कौन सा मिनिमम टेम्परेचर है जिसके ऊपर स्पॉन्टेनियस होगा, या ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसके नीचे नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। मतलब ये वाले सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं।
मैम क्वेश्चन नहीं करवाओगे? ऐसा लगता है तुम्हें मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी? करवाऊंगी ना, ठीक है। उससे पहले ना छोटी छोटी बातें और कर लेते हैं हम, फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है बच्चों? चलो, अच्छा अभी तक हमने क्या पढ़ा, जल्दी से रिकॉल करो, उसको हम इस पेज पे उतार देते हैं जो अभी तक गिब्स फ्री एनर्जी में पढ़ा बच्चों। अभी तक मैम आपने हमें एक फॉर्मूला करवाया है, वो फॉर्मूला ये है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये क्या था बच्चे? गिब्स फ्री एनर्जी स्टेट फंक्शन। गिब्स फ्री एनर्जी। ये मैं क्यों लिखवा रही हूँ पता है ना बार बार? ताकि तुम लोगों को याद हो जाए। ये क्या है तुम्हारा? एंथैल्पी चेंज, और ये तुम्हारा क्या है बच्चों? एंट्रोपी चेंज, ठीक है। और ये क्या है बच्चों? टी क्या है तुम्हारा? टेम्परेचर है, केल्विन में लेना है इसको। इतना बताया अभी तक? अच्छा, डेल्टा जी जब 0 होगा तो ये किसकी कंडीशन है? एट इक्विलिब्रियम की बच्चों, हाँ या ना? ठीक है। क्या मैंने तुम्हें स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बता दिया? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बता दिया? यस मैम, बता दिया। आपने कहा जिसमें टेम्परेचर 298 केल्विन हो और प्रेशर कितना हो? 1 बार ले लो या 1 atm ले लेते हैं हम, तो क्या होगा? डेल्टा जी नोट क्या होगा? डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस। अगर मुझे मान लो रिएक्शन की वो निकालनी हो गिब्स फ्री एनर्जी, तो ये भी रिएक्शन और ये भी। और आपको पता है डेल्टा जी आर कैसे निकालते हैं? डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऐसे ही डेल्टा एच कैसे निकालेंगे रिएक्शन का? डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या तुम्हें ये समझ में आ रही है ना चीजें? ये मैं सब बता चुकी हूँ तुम्हें पहले, सिर्फ तुम्हारी रिवीजन करा रही हूँ। ऐसे एंट्रोपी कैसे निकालेगा रिएक्शन के? डेल्टा एस फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये क्यों है? अगर मान लो एग्जामिनर ने तुम्हें डायरेक्ट रिएक्शन की एंट्रोपी या एंथैल्पी नहीं दे रखी है, सिर्फ फॉर्मेशन की वैल्यू दे रखी है, तो आप पहले इससे निकाल के आएंगे, देन आप इक्वेशन में पुट करेंगे। क्या ये चीज समझ में आ रही है मेरे बच्चों को? हो जाएगा? ठीक है, चलो ओके। उसके बाद हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन करें क्या? ये देखना एक बार। हम एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखाना। हाँ ये लो बेटा। लक्ष्य कहाँ घूम रहा है तू? बस हो गया, खत्म है, खत्म है। अब सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस है और एक फॉर्मूला रखवाना तुम लोगों को। चलो ये देखो, इधर देखना। ये मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा बस ध्यान से समझना जो मैंने बताया है। एग्री करते हो बस ये बता देना। हाँ दिव्यांश? मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस चल कर आ लेना। बेटा तेरे को जाना है तो क्लास से तू चला जा, क्योंकि मैंने तो कल इक्विलिब्रियम करवाना है। बेटा मैं भी तुम्हारे लिए बैठी हूँ, अब मैं बोलूं मेरे को भी जाना था। आज मेरी मम्मी का बर्थडे है, मैं भी बोल दूंगी कि मेरे को कुछ करना था उनके लिए। मैं बैठी हूँ ना तुम लोगों के लिए, ठीक है? तो तुम भी बैठो आधा एक घंटा, आधा घंटा बैठ जाओ बस। चलो इधर आओ। मैम मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे क्या? अच्छा चलो इधर आओ, बाद में करेंगे हैप्पी बर्थडे, पहले इधर आओ। समोसे कचौड़ी खिला दूंगी तुम लोगों को, पहले इधर बैठो, ठीक है? इधर देखना, ये रिएक्शन जस्ट एक समझाने के लिए है। जैसे ये रिएक्शन है, आपको पता है कंबशन रिएक्शन है, इसके लिए डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस क्या एक्सपेरिमेंटली भी नेगेटिव आया, तो दोनों नेगेटिव है। डेल्टा एच भी नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है, ठीक है? और डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ रही है इसमें बच्चों? नेगेटिव आ रही है। तो मतलब ये जो रिएक्शन है ये तो स्पॉन्टेनियस है, ये तुम्हें पता चल गया बच्चों? यस मैम। है ना? तो मतलब ये रिएक्शन में कौन सा जो है चीज फेवर कर रही है? जो डेल्टा एच नेगेटिव है वो फेवर कर रही है, हाँ या ना? क्योंकि डेल्टा एच तो फेवर ही नहीं कर रहा। तो ऐसे वाली रिएक्शन को बोलते हैं जहां पे डेल्टा एच फेवर कर रहा है, उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ड्राइवन रिएक्शन। मतलब एंथैल्पी की वजह से ये रिएक्शन बेसिकली स्पॉन्टेनियस हुई होगी, क्योंकि डेल्टा एच यहाँ पे क्या नेगेटिव है। याद करो मैंने आप लोगों को बताया नहीं था? ऐसी रिएक्शंस हैं जिसमें डेल्टा एस तो नेगेटिव है बट वो फिर भी स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि उसमें डेल्टा एच नेगेटिव था। याद करो,
बताया था ना। Yes, ma'am. तो मतलब ये आपसे कोई पूछेगा नहीं, ये टर्म्स हैं, बस वो मैंने उन टर्म्स को एग्जांपल की फॉर्म में समझा रखा है यहाँ पे। जैसे ये वाली रिएक्शन के लिए देखो, डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस क्या है, ये दोनों ही पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन को कौन फेवर करेगा, डेल्टा एस, तो इसलिए क्या है, एंट्रोपी ड्राइवन रिएक्शन। समझ में आ गई ये छोटी छोटी टर्म। चलो Yes, ma'am. क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 ही क्वेश्चन है और लास्ट में थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। चलो जल्दी करो, जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी छोड़ दूंगी बेटा। अरे बात मत करो, इधर ध्यान दो, हैंड रेस करना, मजा आएगा जितना पढ़ाया। A reaction at 1 bar is spontaneous at low temperature but becomes spontaneous at high temperature. Identify the correct statement about the reaction among the following. लो टेम्परेचर पे तो क्या थी वो, नॉन स्पॉन्टेनियस थी, बट हाई टेम्परेचर पे क्या हो गया बच्चों, स्पॉन्टेनियस हो गया। Spontaneous. तो बताओ कौन से वाला सही है, हाई टेम्परेचर। अरे क्या बात है, हाँ मुस्कान बता बेटा। मैम ऑप्शन बी। ओके सृष्टि तुम बताओ। कोमल। Both are positive. वेरी गुड, शाबाश शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश। है ना, डेल्टा एच जब पॉजिटिव होता था और डेल्टा एस पॉजिटिव, कैसा था, एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक में क्या होता था, एट हाई टेम्परेचर। वैसे भी तुम सोच सकते हो, एंडोथर्मिक में बेसिकली क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है ना, तो तुम क्या करो, टेम्परेचर ज्यादा कर दो, वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ऐसे ही जब डेल्टा एच नेगेटिव हो, डेल्टा एस नेगेटिव, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें ऑलरेडी उसमें इतनी हीट रिलीज हो रही है, तो तुम क्या करो, उसको टेम्परेचर थोड़ा कम कर दो रिएक्शन का, तो वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। सिर्फ समझाने का तरीका था ये, है ना। तो इसका ऑप्शन सेकंड आएगा। किसी को इसमें प्रॉब्लम है बेटा, नहीं है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। ये सारे जेई के इसलिए हैं क्योंकि जेई के सवालों में क्या होता है ना, अच्छा खासा कंसेप्ट रिवाइज हो जाता है। ए प्रोसेस हैज डेल्टा एच इतना है, मतलब कोई भी प्रोसेस हो रहा है उसमें चेंज इन एंथैल्पी इतना है, चेंज इन एंट्रोपी इतना है। आउट ऑफ द वैल्यूज गिवन बिलो चूज द मिनिमम टेम्परेचर अबाउ विच प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। मतलब वो मिनिमम टेम्परेचर क्या होगा जिसके ऊपर प्रोसेस अपना क्या होगा बच्चा पार्टी, स्पॉन्टेनियस होगा। तो देखो मैं करवाती हूँ। अब देखो दोनों पॉजिटिव हैं, मतलब हाई टेम्परेचर फेवर करेगा। हाँ 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 दिशा बताओ बताओ, दिशा यादव। मैम ऑप्शन ए। शाबाश। देखो एक बार, देखो दोनों क्या है, बेसिकली आपके पॉजिटिव है ना। तो उसमें क्या बताया था मैंने, टी इज ग्रेटर देन डेल्टा एच बाय डेल्टा एस बताया था क्या, एक बार चेक करना। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. डेल्टा एस निकाल दो, कितना होगा, 200/40, यानी कि कितना होगा ये 5, 5। यानी कि इतना 5 से ऊपर वाले जो भी टेम्परेचर होंगे उस पे क्या होगी अपनी रिएक्शन बचा, स्पॉन्टेनियस। इजी था। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक ये वाला कर लेते हैं। इधर देखो बच्चों, आपको गिब्स फ्री एनर्जी दे रखी है किसी केमिकल रिएक्शन का इस फॉर्म में, A माइनस BT की फॉर्म में दे रखे, और A और B नॉन जीरो कांस्टेंट बोला हुआ है, जीरो नहीं है दोनों की वैल्यू। आपसे पूछा इनमें से कौन सा ट्रू होगा इस रिएक्शन के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट दिस रिएक्शन बच्चों। मैम थर्ड ऑप्शन। हाँ कुछ भी बोल ले, थर्ड ऑप्शन कैसे, थर्ड ऑप्शन मैम बताओ। दिव्यांश अभी तुमने ही बताया था ना थर्ड। यस मैम। सुहानी। मैम सेकेंड ऑप्शन होगा। बहुत बढ़िया। तनिष्का। मैम मेरे को तो fourth लग रहा है। हाँ तो बोलो ना, फोर्थ लग रहा है, कॉन्फिडेंस क्यों तुम अपना कम कर लेती हो। ठीक है फोर्थ होगा, क्यों होगा ये भी बता दो मेरे को जल्दी, और कैसे किया। मैम इसके अंदर जो डेल्टा एच है वो स्मॉलर देन डेल्टा एस के। समझी नहीं मैं, कैसे किया इसको, इसको इससे रिलेट किया गया तुम लोगों ने।
डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस से। मैम मैं बताऊं? हाँ मैम दिशा। आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। मैम अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो एक्सोथर्मिक होगा, और नेगेटिव तब आएगा जब बी ज्यादा होगा, और एंडोथर्मिक तब होगा जब ए ज्यादा होगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन। शाबाश, प्राउड ऑफ यू। ये देखो स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? एक बार देखो ना, दिख रही होगी तनिष्का। यस मैम अब दिख रही है। देखो मैम तुम बीच क्या में करो आपकी ना, वॉइस ये देखो ब्रेक हो रही है। तुमने क्या करना है ना, देखो ये जो ये लिखा हुआ है डेल्टा जी आर नोट ए माइनस बी टी लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना इसको ना, जो अपन ने पढ़ा है ना बस उससे इक्वेट कर लो। तो आयशा देखना एक बार, तो आपका डेल्टा एच यहाँ पे क्या है, ए है, और डेल्टा एस क्या है, बी है। इतना तो समझ में आ गया ना तुम लोगों को? अब ये देखो वन बाय वन करते हैं। वो बोल रहे हैं रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एस लेस देन जीरो क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को एंट्रोपी से तो लेना देना है ही नहीं, वो तो सिर्फ एंथैल्पी को लेना देना है। हाँ या ना? यस मैम। तो ये वाला हो ही नहीं सकता। सेकंड देखो, एक्सोथर्मिक है और ए ग्रेटर देन जीरो है, हो ही नहीं सकता। डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो हो ही नहीं सकता। काटा लगाओ, इसको लगाओ काटा जल्दी करके। एंडोथर्मिक है इफ ए लेस देन जीरो, मैम ये भी नहीं हो सकता। एंडोथर्मिक में लेस देन जीरो कब हो गया डेल्टा एच? एंडोथर्मिक इफ ए ग्रेटर देन जीरो, ये वाला लग रहा है थोड़ा थोड़ा, मतलब थोड़ा थोड़ा नहीं, यही सही है ऑप्शन। देखो एक बार, सही है? यस मैम। यस मैम। ओके तनिष्का, ऐसे ही सोचा था क्या तुमने? यस मैम। ओके बाकी जिसने ऐसा सोचा तो अच्छी बात है, नहीं सोचा तो गंदी बात है, सोचना चाहिए था। चलो जिसने पहले नहीं सोचा वो अब सोच लो। देखो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2019 में। आपको एक केमिकल रिएक्शन दी है, एक्स बेसिकली दोनों डायरेक्शन में जा रही है, डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। जो डेल्टा जी है वो ये है 120 माइनस 3/8 इंटू टी। द मेजर कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर एट टी इज, मतलब वो ये बोल रहे हैं कि जब ये रिएक्शन होगी तो मेजर कंपोनेंट क्या होगा, मतलब किस टेम्परेचर पे क्या मिलेगा। जैसे ये ऑप्शन देखो, ये है, वो ये कहना चाह रहा है इस ऑप्शन के थ्रू कि जब 315 केल्विन टेम्परेचर होगा तो हमें रिएक्शन मिक्सचर में एक्स मिलेगा, जब टी हमारा 350 केल्विन होगा तो एक्स मिलेगा। मतलब बेसिकली वो आपको बताना चाह रहा है। तो आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, करके देखो फिर मैं करवाऊंगी। उसी को रिलेट कर लो, उसी से ही अपना जो इक्वेशन था बच्चों। देखना एक बार, सोच रहे हो? यस मैम। आ रहा है कुछ दिमाग में, क्या पूछना चाह रहा है? ये क्वेश्चन ही घूम गया। मैम प्रोडक्ट माइनस रिएक्शन से हो जाएगा ये? बेटा फॉर्मेशन की वैल्यू कहाँ दे रखी है तुम्हें? डेल्टा जी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की वैल्यू कहाँ दे रखी है? एक्स और वाई की दे रखी है क्या? नो मैम, फिर यही आएगा। आप ही करा दो। मैं ही करा दूं? चलो अच्छा, पहले ये बताओ यहाँ तक कौन पहुंचा था? दोनों को इक्वेट कर दिया तुमने? अब तुम ये देखो यहाँ पे बच्चों, डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों पॉजिटिव है, तो मतलब अगर मान लेते हैं हम, अगर हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा तो यही इस पे होगा, टी इज ग्रेटर देन डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। ध्यान से देखो इधर, अरे बोलो। तो डेल्टा एच क्या होगा? 120, एंट्रोपी की वैल्यू क्या है? 3/8, तो कितनी होगी बताना? यानी कि ये होगा बेसिकली, है ना? यस मैम। यानी कि ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ। यानी कि 320 केल्विन के ऊपर, 321, 320.5, इसके ऊपर वाला जितने भी टेम्परेचर होंगे उस पे हमारा प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। यानी कि रिएक्शन में क्या बनेगा? वाई बनेगा, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी हमारी रिएक्शन। हाँ या ना? पहले ये बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम।
यही मतलब हुआ ना। अच्छा क्वेश्चन था और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा दिमाग लगना था। कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ तो सोल्व, टेंशन मत लिया करो आप यूं ही, है ना। जब तक, एक बात बताओ, जब तक टीचर नहीं सिखाएगा तो बच्चे सीखेंगे कैसे, है ना। अगर मैं ये क्वेश्चन ना करवाती तो आप कैसे पढ़ते, इसको अपने आप ही मत्था मारना पड़ता फिर। ठीक है, तो यानी कि इतना मेरे बच्चों को क्लियर हो गया। यस मैम। चलो अब हम देखेंगे ऑप्शन पे। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि अगर टेम्परेचर 315 केल्विन होगा, टेम्परेचर, एक बात बताओ, जब 315 केल्विन होगा क्या मेरा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा? नो मैम। क्या मुझे No. y मिलेगा? नहीं मिलेगा, मुझे x मिलेगा। तो यानी कि यही ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन अपन को ये देखना है बाकी कैसे होंगे। जब टेम्परेचर 350 केल्विन होगा क्या मेरा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा? यस मैम। लेकिन y मिलेगा, x नहीं मिलेगा, क्योंकि रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। पता है ना आप लोगों को। अगर मेरे पास टेम्परेचर 300 केल्विन होगा तो क्या मुझे y मिलेगा? क्या नहीं मैम, x मिलेगा, क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस होगी रिएक्शन। क्या मैम मेरा टेम्परेचर 280 केल्विन है, क्या मुझे y मिलेगा? क्या नो मैम, मुझे x मिलेगा। क्या ये क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ? यस मैम। कैसा यस मैम। question था? गजब का क्वेश्चन था ना। अब सारे कर लोगे आप लोग। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो। आपके पास ए है, वो किस में जा रहा है? 2p। ए है, कोई 2p बन रहा है। आपको डेल्टा यू दे रखा है, डेल्टा एस दे रखा है, टेम्परेचर दिया हुआ है, डेल्टा जी निकाला है। मैं देखना चाहती हूँ मेरे कितने स्टूडेंट्स ये वाला जो है आंसर बता सकते हैं। फिर एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स थोड़ा सा है, 2 मिनट का बस। कौन मुझे बताएगा ये क्वेश्चन कैसे होगा? जस्ट रेज योर हैंड। ओके आयशा, अभी तक तुम कहाँ थी? तुम बोल ही नहीं रही थी। मैम मैं तो यहीं पे थी, शायद आवाज नहीं आ रही होगी। हाँ हाँ, चलो आयशा के अलावा कौन बताएगा? लक्ष्य बता। मैम बस फॉर्मूला ही बताना है ना? हाँ हाँ हाँ, आंसर तो बहुत बड़ा आएगा, इसका आंसर नहीं निकालना तुम लोगों को। लक्ष्य आंसर बताओ, अप्रोच बताओ। शाबाश। देखना, देखो ये होता है अपने पास फॉर्मूला, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बट अपने पास यहाँ पे डेल्टा एच तो नहीं है, तो डेल्टा एच कैसे निकालेंगे? डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी माइनस टी डेल्टा एस। हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। अब तुम्हारे पास डेल्टा यू भी है, 2.1 किलो कैलोरी है, रख देना। तुम्हारे पास डेल्टा एन जी भी है, कितना होगा? 2 होगा, है ना। 2 माइनस कितना होगा? 0। 2 होगा। आर कितना लेना होता है बेसिकली कैलोरी में? 2 लेना होता है। यहाँ पे किलो कैलोरी है बेटा, इसको चेंज कर लेना, क्योंकि देखो बच्चों, यहाँ पे कैलोरी है, यहाँ पे किलो कैलोरी है, तो इसको 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, आर ले लिया, टेम्परेचर 300 है, माइनस 300 इंटू 20, यहाँ से आंसर निकाल लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आंसर किस में रिपोर्ट करना है? किलो कैलोरी में। समझ गए? तो क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, या तो इसको पहले ही कैलोरी को किलो कैलोरी में कर लो। समझ रहे ना क्या बोल रही हूँ? यस मैम। यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, करके करने की कोशिश करना। कोई रिएक्शन दी हुई है, डेल्टा एच दिया हुआ है, डेल्टा एस। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर की फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट है इस पर एंट्रोपी। तो आपको वो टेम्परेचर बताना है जिसपे प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। देखो मैं करके दिखाऊं या करोगे तुम लोग खुद? देखो डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू दोनों ही क्या है? पॉजिटिव है, तो यही लगाओगे ना। तो ये क्या हो जाएगा? यस मैम। 80/2t। अब ये क्या हो जाएगा? और ओके ओके ओके, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। डेल्टा एच क्या है? किलो जूल में भाई, जूल में चेंज कर लो। ठीक है, डेल्टा एस क्या है? ये है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 4 जा 4 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर ग्रेटर देन 40,000।
तो T कितना आ जाएगा 200 केल्विन। देखना एक बार ठीक किया है क्या मैंने। हम प्लस माइनस भी तो आएगा। नहीं 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 नहीं, आपको मैग्नीट्यूड लेना है प्लस वाला, टेम्परेचर नेगेटिव में नहीं लेना, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, हालांकि नीट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, जेई के था ये, नीट में ऐसा नहीं आएगा, लेकिन ऐसा कर सकते हो ना अगर कोई दे दे आपको तो। यानी कि कौन सा टेम्परेचर है वो, मिनिमम टेम्परेचर 200 केल्विन, मतलब इतना तो होना ही चाहिए। इसके ऊपर वाले सारे टेम्परेचर पे अपना प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। इसके बाद बच्चे लास्ट आता है तुम्हारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मतलब अगर मैं बात करूं नीट में इससे क्वेश्चंस आते हैं तो नहीं आते हैं इससे क्वेश्चन, बहुत पहले टाइम में आते थे, अब नहीं आते हैं। अगर मैं बात करूं तुम्हारे स्कूल की, तो स्कूल में यस 2 नंबर का आता है कि स्टेट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो तुम्हें बिल्कुल यही कॉपी मार के आना है वहां पे। तो बेसिकली बच्चे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि at absolute zero the entropy of a perfectly crystalline substance is taken as zero। मतलब कहने का ये मतलब है कि जितने भी आपके परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं, क्रिस्टलाइन परफेक्टली सब्सटेंस का मतलब समझते हो तुम, जिसमें जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो एक रेगुलर अरेंजमेंट है ना, एक ऑर्गेनाइज तरीके में अरेंज किया हुआ है एटम्स को, उस वाले केस में एब्सोल्यूट जीरो पे आपकी जो एंट्रोपी है बच्चे वो क्या है, जीरो है। ध्यान से पढ़ना एक बार मैं जो पढ़ा रही हूँ। दिस लॉ, थर्ड लॉ सिर्फ उसी के लिए ही ट्रू है, only for those substances which exist in a perfectly crystalline form at 0 Kelvin। समझ रहे हो, सिर्फ परफेक्टली क्रिस्टलाइन फॉर्म्स के लिए ही थर्ड लॉ वैलिड है। अगर आप बात करो अमोर्फस फॉर्म, क्या किसी ने सुना हुआ अमोर्फस फॉर्म, नहीं सुना हुआ, कोई बात नहीं। आपके 2 तरह के सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड, मैं आपको 12th में पढ़ाऊंगी। जैसे परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है, एटम्स का जो होता है रेगुलर अरेंजमेंट होता है, एक ऑर्गेनाइज तरीके में एटम्स को रखा जाता है लैटिस के अंदर। जबकि अमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, उनका ऑर्गेनाइज्ड, हाँ इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो इरेगुलर होते ही वहां पे एंट्रोपी क्या होगी, जीरो नहीं होगी। तो ये किसके लिए, बस दिस स्टेटमेंट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कन्फाइंड मेनली टू प्योर crystalline solid because theoretical arguments and practical evidences have shown that entropy of solution और supercooled liquid, जो आपके amorphous solids होते हैं उनके एग्जाम्पल होता है ये supercooled liquid, वो जीरो नहीं होता है at 0 Kelvin। क्या 2 नंबर ले लोगे ये डेफिनेशन लग के अपने पेपर में? यस मैम। यस मैम। बस यही था, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो बच्चे थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन है ना, वो 2 क्वेश्चन आते हैं पेपर में। और हालांकि जो मैं अभी तुम्हें क्लास के स्टार्टिंग में बता रही थी कि इस साल जो क्वेश्चन आया था वो मैं आपको इसी क्लास में बताऊंगी, लेकिन मैंने वो अभी तक फॉर्मूला बताया नहीं है। पता है क्यों नहीं बताया, ध्यान से सुनना क्यों नहीं बताया। यहाँ पे लिखना है एक बार, रिलेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी with बस खत्म है चैप्टर, कॉन्ग्रेचुलेशन, विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैंने इसलिए नहीं करवाया बच्चे वो टॉपिक क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है, तो मैं कैसे आपको बता दूं ये टॉपिक। तो इस टॉपिक को अपन कब करेंगे, जब अपनी इक्विलिब्रियम की 2 क्लासेस हो जाएंगी, दोबारा आऊंगी इस पे मैं। इसका बस फॉर्मूला लिख लो तुम लोग आज, सिर्फ फॉर्मूला, डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा जी नोट माइनस RT ln के इक्विलिब्रियम, बस इतना ध्यान रख लो आज मेरे कहने पे, बस और कुछ भी नहीं करना। अभी मैं बोल रही हूँ, अभी के लिए रट्टा मार। we will discuss this in इक्विलिब्रियम चैप्टर। और इसी से ही तुम्हारा 2023 का क्वेश्चन आया था इस बार। हाँ तनिष्का, मैम इक्विलिब्रियम के बाद रिडॉक्स वाला चैप्टर होगा। हाँ हाँ, तुम टेंशन ना लो, तुम्हारा सितंबर कब से है तुम्हारे एग्जाम? 15 सितंबर तक सिलेबस पूरा करने के लिए कर। अरे बहुत आराम से भाई, तुम्हारा सितंबर तक